Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. If you like this novel, hit like, share, comment, subscribe and don't press the bell icon. ये नावल 7 कपिल की स्टोरी है जिसमें उनकी नफरत से मोहब्बत तक का सफ़र बताया गया है। पास्ट में कुछ होता है जिससे इनकी फैमिली फ्रेंडशिप से एनिमीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। नॉवेल जनर इज़ अ जॉइंट फैमिली बेस, रूड हीरो हीरोइन, सिबलिंग गोल्स, आफ्टर मैरिज बेस, बिजनेस टाइकून हीरो, फाइटर हीरो, क्यूट हीरोइंस, केयरिंग हीरो, पास्ट ट्रॉमास, मर्डर मिस्ट्री और हीरो हीरोइन का निकाह हो जाता है बट रुखसत ही रह जाती है। ऐसा क्या होता है उनकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है। आपको इस नावल में बहुत सारे जेनर्स मिलेंगे। लाइक कुछ अपनी मोहब्बत पा लेंगे बट कुछ सिर्फ चाहते ही रह जाएंगे। और सफ़ाक बीवी का नेक फरिश्ता सिफत, जेल रिटर्न शौहर। उम्मीद है आप सभी को ये नावल बहुत ही पसंद आएगा। काफ़ी शानदार सा नावल है। हर तरीके का ही जेनर आपको इस नावल में मिल जाएगा। लाइक रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, क्यूट हीरोइन एंड फाइटर हीरो और लास्ट में यज़दान। काफ़ी ही मतलब बहुत ही फ़नी बंदा है वो। और सबके जो सैवेज रिप्लाईज हैं एक दूसरे पे, ओप्स मज़ा ही आ जाएगा ये रीड करके आप लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये रीड लाजमी करेंगे। कमेंट में अपना रिव्यू लाजमी देना कि मुझे पता चले नावल आपको कैसा लगा। नावल बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, लाजमी पढ़िएगा। इस स्टोरी में आपको सभी कुछ मिलेगा। लाइक मसाला, एक्शन, थ्रिल, फिल्म, रोमांस, फाइटिंग, सब कुछ। और थोड़ा थोड़ा नावल आगे जाके बोल्ड भी हो जाएगा, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ये मंजर था लंदन के एक 7 स्टार रेस्टोरेंट का जहां बिजनेस टाइकून्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। दुनिया भर से जाने माने बिजनेस टाइकून की मुलाकात का और बिजनेस के हवाले से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वहां दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। कोई बिजनेसमैन इस मौके को क्यों अपने हाथों से जाने देता। वहाँ मधु होना एजाज़ की बात थी, लेकिन 2 नाम ऐसे थे जो अब भी वहाँ मौजूद ना थे। उनका ताल्लुक़ एक मुल्क, एक सरज़मीन से था, लेकिन वो एक सरज़मीन के 2 अलहदा टुकड़े थे। एक जिसको दुनिया सुबान जासिम दाऊद के नाम से जानती थी, दूसरा जिसे हद्दाद आलम कफ़ीर के नाम से जाना जाता था। सब लोग ही इन दोनों के मुंतज़िर थे जो हम उम्र थे और सिर्फ 30 साल की उम्र में बिज़नेस के दुनिया में अपना नाम और एक अलग मुकाम रखते थे। हद्दाद आलम कफ़ीर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ही सुबान जासिम दाऊद को मधु पाकर मना कर दिया था। वो इस शख्स से इस तरह टकराना नहीं चाहता था, बल्कि इस शख्स को मौका मिलते ही ख़त्म कर देना चाहता था। और सिर्फ उसे ही नहीं, दाऊद ख़ानदान के हर नौजवान मर्द को। जबकि सुबान जासिम दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो बल्कि मुस्कुराया था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिर्फ अपनी फ़तह का झंडा लहराने और हद्दाद आलम कफ़ीर को ये जताने के लिए कि वो बुज़दिल उसका सामना नहीं कर सकता है। लेकिन सुबान जासिम दाऊद बुज़दिल नहीं, इसीलिए वो वहाँ शिरकत की हामी भरी थी। ये सभी जानते थे सुबान जासिम दाऊद तो एक एक साइन पर अपनी कीमती वक्त गिनता था। और ये बात हैरानकुन थी कि सुबान जासिम दाऊद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए थी। और आज सभी पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन सुबान जासिम दाऊद से मुलाकात के मुंतज़िर थे और उनका इंतज़ार जल्द ख़त्म हुआ। 2 बॉडीगार्ड्स के हमरा वो शख्स वाइट 4 पीस सूट में 6 फीट 2 इंच के दराज कद, कसरती जिस्म, मगरूर नैन नकुश और मगरूराना कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। सफ़ेद दूधिया रंगत, ओशियन ब्लू आँखें जो बेतासुर थीं, मगर हल्की बड़ी हुई बियर्ड वाले चेहरे पर अलबत्ता एक मुस्कुराहट थी जो देखने वाले को इस शख्स के शहर में जकड़ लिया करती थी। सुबान दाऊद तो हर शख्स का गर्विदा था। दाऊद ख़ानदान का चमकता सितारा, बिज़नेस की दुनिया में रोशन तारा। बिज़नेस की दुनिया का हर शख्स जो वहाँ मौजूद था सुबान दाऊद से मुलाकात करने के बेहद बेचैन था। वो उन्हें ऑफिस था और उन्हें अफसोस था कि हद्दाद आलम कफ़ीर ने उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उस शख्स के शहर से कौन लाताल्लुक़ था, वो जिसे कफ़ीर एम्पायर का चमकता सूरज कहकर मुखातिब किया जाता था, जिसके एक नज़र को इसके शहर में मुब्तला कर दिया जाता था। सुबान जासिम दाऊद अपने उठते हर कदम के साथ अपने भरपूर वजाहत से वहाँ मौजूद लड़कियों को दिलों में कहर बर्पा कर गया था। वो यकीनन आज़ाद मुल्क था, ये बात वहाँ की औरतों के पहनावे से ही आया थी। मगर सुबान जासिम दाऊद मशरक़ी मर्द था। उसे औरत कब अपने नशीब व फराज को आया करते रुमाल के 2 टुकड़ों में पसंद थी। उसे तो फ़कत कोफ्त होती थी ऐसे पहनावे से, मगर वो इन औरतों की तज़लील या अपनी नागवारी ज़ाहिर नहीं कर सकता था। हर मुल्क का अपना कल्चरल, अपनी तहज़ीब होती है। खैर,
तमाम अफराद से खुश असलूबी से मिलते हुए वहाँ से कॉन्फ्रेंस अटेंड करते वो यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वहाँ पहुँचना मीडिया, मैगजीन्स, मीडिया इस बात की गवाही था कि वो कोसों दूर बैठे अपने दुश्मन के दिल में आग लगा चुका है। वो दुश्मन इस आग में कितना झुलस चुका है ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हुआ ज़रूरियत वक्त को पूरा करता अपनी निशस्त छोड़ उठता। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स और हेड से मुसाफा करते हुए अपने गार्ड्स के साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। उसे अपनी जेब में नुक्ते फ़ोन की रिंग सुनाई दी। सुबान ने फ़ोन अपनी नज़रों के सामने करते 2 पल को ठहरा, जिसे ठहरते देखकर उसके गार्ड सर झुकाए रुके थे। एक सर्द सांस हवा में खारिज करते हुए वो वापस अपनी स्पीड का ताउन कर गया था। तो गार्ड्स भी अपने सर के हमराह सुबान जासिम दाऊद, खुद बॉडी बिल्डर की पर्सनैलिटी लिए 6 फुट 2 इंच को अबूर होता कद लिए दुश्मन की जान खुशक करने के लिए काफ़ी था। मगर ये बात उसकी अम्मा जान सूबिया बेगम को कौन समझाए, जिन्हें हर वक्त अपने बेटे की फ़िक्र सताए रहती थी। और उनकी फ़िक्र महसूस करते साकिब दाऊद, सुबान जासिम दाऊद के दादा ने सख्त ताकीद करते हुए सुबान को गार्ड्स के साथ रखने के लिए हुक्म दिया था। और ये कहाँ मुमकिन था कि सुबान दाऊद अपने दादा साकिब दाऊद की बात रद्द करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा जान आप? सुबान ने फ़ोन कान से लगाए हुए अपनी पेशानी को बाएं हाथ से मसलते हुए पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसे हो और कब तक आ रहे हो? फ़्लाइट ले ली? सूबिया बेगम ने छोड़ते ही अपने बेटे को सलाम और सवाल का जवाब देते हुए पूछा था। उनकी बेताबी पर सुबान दाऊद के लब मुस्कुरा गए थे। नहीं अम्मा जान, बस अभी कॉन्फ्रेंस से निकला हूँ, एयरपोर्ट की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। सुबान ने माँ को आगाह किया था। अल्लाह की अमान में बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मंगनी का फंक्शन। सूबिया बेगम ने अपने बेटे को अल्लाह की अमान में देते मद्दे पर आने का चाहा था, जिसे महसूस करके सुबान ने अपनी माँ की अम्मा जान की बात काटी थी। जी अम्मा जान, मैं देरी नहीं करूँगा, आपको शिकायत नहीं होगी, सुबान दाऊद ने कहते जैसे बात ही ख़त्म करनी चाहिए थी, जिसे महसूस करते हुए सूबिया बेगम ने भी मज़ीद कुछ नहीं कहा था। जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, सूबिया बेगम ने कहा तो सुबान दाऊद ने भी ओशियन नीली आंखों को बंद करते हुए अल्लाह हाफ़िज़ कहते फ़ोन कान से हटाया था और कदम आगे बढ़ाए थे। सुबान ने फ़ोन सोचते हुए अपने पर वीडियो प्ले की, जिसकी सुबान आज के इवेंट का बेस्ट बिजनेस टाइकून का अवार्ड रिसीव कर रहा था। सुबान के लब मुस्कुराए और सेंड पर क्लिक करते हुए वो वीडियो हद्दाद आलम कफ़ीर के मोबाइल पर सेंड कर दी थी। सुबान के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि ना जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था पूरा जो होने वाला था। वो भारी बूटों की छाप से कफ़ीर हवेली के सुनसान लॉन में छाप पैदा हो रही थी और मुलाजमाओं का एक रेला सर झुकाए हुए अपने मालिक की शान में अकीदत से खड़ा था। वो हवेली इतनी बड़ी थी कि देखने वालों को आंखें एक हफ्ते तक कफ़ीर हवेली के तवाफ़ पूरा ना कर पाएँ। कफ़ीर हवेली कफ़ीर ख़ानदान की आबाए व अजदाद की विरासत था, जिसकी रिहाइश कफ़ीर ख़ानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी थी। कफ़ीर हवेली आज़ाद कश्मीर के मशहूर शहर से मुंसलिक खूबसूरत गांव के इलाके में अपनी शान व शौकत के लिए हमा वक्त भी चमचमा रही थी। वो देखने में सरसब्ज वादी में विराजमान महल था। वहाँ सिर्फ ऐसे 2 महल ही देखने को मिलते थे, कफ़ीर हवेली और दाऊद हवेली। वहाँ का मंजर जिस कदर खूबसूरत था, वहाँ की खामोशी उसी कदर खौफनाक। और फिर हद्दाद आलम कफ़ीर की खामोश चाल। वो शख्स संजीदा तबीयत, बावकार बारोब मर्द था, 6 फीट 2 इंच कद, वजाहत से भरपूर कसरती जिस्म का मालिक, हर नज़र का मंजूर नज़र हद्दाद आलम कफ़ीर। अपनी मिसाल में भी बेमिसाल था। ब्राउन आंखों ने कफ़ीर हवेली की पहली मंजिल से गार्डन का रुख किया। वहाँ एक गार्ड की जीप और एक मर्सिडीज़ रुकी थी। गार्ड सर झुकाए मुअद्दबाना तौर पर खड़े थे, तो मर्सिडीज़ के पिछली निशस्त से उतरती शख्सियत के पैरों पर हद्दाद की ब्राउन आंखें ठहर गईं। वो सिनफ़े नाजुक दूधिया दोशीज़ा पैर गार्डन की घास पर रखे बाहर निकलने लगी थी। वो जानता था जो निकलने वाली है वो कौन है। वो इतरत शाहमीर थी, या यूँ कहें कि वो इतरत हद्दाद कफ़ीर थी, हद्दाद आलम कफ़ीर की बीवी। वो 5 साल बाद दूसरी दफ़ा इस हवेली में कदम रख रही थी, और वजह शाहिद कफ़ीर का हुक्म था। शाहिद कफ़ीर कफ़ीर ख़ानदान के सरबराह और हद्दाद के दादा जान थे, जिनका हुक्म इस हवेली में सांस लेने तक के लिए ज़रूरी था। बहू बेगम साहिबा, आप चलें, मैं आपका सामान निकलवाती हूँ। एक आधी उम्र मुलाजमा ने सर झुकाए हुए
इस हवेली की बहू से कहा था, जो बाहर निकलती अपनी काली बड़ी खूबसूरत आंखों से चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इस हवेली को दूसरी दफ़ा देख रही थी। पहली दफ़ा वो यहाँ 5 साल पहले आई थी। तब उसका इस्तकबाल धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ हवेली के हर फर्द की मौजूदगी में किया गया था और आज उसका इस्तकबाल मुलाजमाओं की मौजूदगी में हो रहा था। इतरत के चेहरे पर मायूसी के रंग बिखरे, जिन्हें उसके शौहर बहुत गौर से और दिलचस्पी से देख रहा था। महरून पठानी फ्रॉक में सर पर मैरून दुपट्टा ओढ़े 23 साल की इतरत पहली दफ़ा से हद्दाद को बड़ी महसूस हुई। कंधे पर ब्लैक गोल्डन कढ़ाई वाली चादर डाले वो खुद को मुकम्मल ढांपे हुई थी। दिल हार बैठने को तो उसका चेहरा ही काफ़ी था। बड़ी खूबसूरत काली आंखें, छोटी सी नाक जिसमें डायमंड की नथ तारे की तरह चमचमा रही थी, भारी भारी गाल, भरे भरे गाल, सफ़ेद गुलाबी कश्मीरियों जैसी रंगत, वो जन्नत की हूर मालूम होती थी। इतरत के नाक पर चमकते सितारे की रोशनी धूप में चमकती और हद्दाद के गले में गिल्टी उभर कर मदूम हुई। हद्दाद, जो बहुत दिलचस्पी से अपनी बीवी को देख रहा था, ये एकदम पलटा। अपने मुंह पर हाथ फेरते उसने अपने दिल को मलामत की, ये दुश्मन की बेटी है हद्दाद, ये इतरत शामीर है। हद्दाद ने अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए खुद से कहा था। वो ऑफिस से सीधा हवेली ही आया था। कोट मुलाजमीन को देते अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब गार्डन के करीब पोर्च में गाड़ियों की आवाज़ सुनते रुका था। हद्दाद ने अपने कदम अपने कमरे की समत लिए। हद्दाद ने रूम में आते ही टाई उतारी और गुस्से से काउच की तरफ उछाली थी। अपने कोट के बटन खोलते कोट भी काउच पर फेंका था। अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए वो खुद को बेड पर ढाए रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था जब मोबाइल पर रिंग बीप हुई। वो वीडियो मैसेज था जिसे हद्दाद ने खोलते अपने दुश्मन की मुस्कुराहट देखकर हद्दाद के तन बदन में आग के अंगारे फूटे थे और मोबाइल ज़मीन बोस हुआ था। दफ्तर वो उठता बाहर की समत आया। गुस्सा उसके चेहरे से साफ आया हो रहा था। सामने से आती फातिमा बेगम अपने बेटे के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखती फिक्रमंद हुई थी। हद्दाद अपनी माँ के पास लाउंज में ठहरा था। अम्मा हुजूर, दुश्मनों की बेटी किस रूम में ठहराया है आपने? हद्दाद ने पूछा तो सरबराही सोफे पर बैठे शाहिद कफीर ने अपने नौजवान पोते को देखा था। हद्दाद की कान की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। तुम्हें इससे क्या है बरखुरदार? तुम तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते थे, अब क्यों पूछ रहे हो उसका? दादा हुजूर ने सवाल किया था। मेरा उससे मरने तक एक ताल्लुक़ रहेगा, वो है नफ़रत का, और उसका नफ़रत के ताल्लुक़ के बिना पर उसका दीदार करना चाहता हूँ। कहाँ है वो? हद्दाद ने दादाजान के तंज को समझते बावर करवाया था। दादाजान अपने सर झटकते चाय पीने में मशगूल हुए, जबकि फातिमा बेगम इस लड़की के जिक्र पर सख्त बदमज़ा हुई थी, लेकिन वो बेटे को जवाब न देने की गलती नहीं कर सकती थी। दाई जान के बराबर रूम में ठहराया है, फातिमा बेगम ने कहते हुए रुख मोड़ा था तो हद्दाद ने भी दाई जान के कमरे के समेत कदम बढ़ाए थे। शाहिद कफीर अपने 2 बेटों के साथ इस हवेली में रहते थे। बड़ा बेटा आज़म कफीर, जिनकी बेगम का नाम रिदा था, उनके यहाँ 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा हन्नान आज़म कफीर, जो कफीर ख़ानदान का पहला शहज़ादा था, दूसरी इशराक आज़म कफीर और तीसरी जीना आज़म कफीर। वो दोनों बहनें जुड़वां थीं, लेकिन सिर्फ नाम की। वो शक्ल व सूरत से एक दूसरे से मुख्तलिफ हुस्न रखती थीं। और चौथी और कफीर ख़ानदान का आखिरी अय्याश शहज़ादा याज़ान आज़म कफीर। उसकी शरारतें उस खामोश हवेली में रौनक लगाए रखती थीं। रिदा बेगम की याज़ान की पैदाइश के 2 साल बाद ही वफ़ात हो चुकी थी। वजह उनकी बीमारी थी। तब इससे हवेली और रिदा बेगम के बच्चों को फातिमा बेगम ही संभाले हुई थी, जो अपने बच्चों से बढ़कर उनसे मोहब्बत करती थीं। शाहिद कफीर की दूसरी औलाद आलम कफीर थे, जिनकी बीवी फातिमा बेगम थीं। उनकी 2 औलादें थीं, बड़ा बेटा हद्दाद आलम कफीर और छोटी बेटी मुकद्दस आलम कफीर। हवेली का सबसे बड़ा बेटा हन्नान आज़म कफीर था, जो बिज़नेस की दुनिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो इस वक्त 33 साल का था और जेल में नाकुर्दा गुनाह की सज़ा काट रहा था, जिसका एतराफ़ वो खुद कर चुका था। 5 साल बाद उसे कुछ दिनों बाद ही रिहाई मिलने वाली थी। दूसरा हद्दाद आलम कफीर था, जो इस वक्त 30 साल का था और कफीर एम्पायर का चमकता सितारा था। वो अपने ताया और बाप के साथ बिज़नेस संभाले हुए था। फिर मुकद्दस आलम कफीर थी, जो 25 साल की हो चुकी थी, और उसके बाद 24 साला इशराक और जीना थी, और फिर 22 साला याज़ान आज़म कफीर था, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। हद्दाद ने मतलूबा रूम में बिना डोर नॉक किए कदम अंदर के समेत लिए थे। पाँव ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और एक दरमियान सा कमरा था, जहाँ ख़ास मुलाजमाओं की ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी।
हद्दाद पहली दफ़ा इस रूम में दाखिल हुआ था और बहुत गौर से जायज़ा ले रहा था। हद्दाद की निगाहें बेड पर रखे हुए सूटकेस की तरफ गईं, जहां कपड़ों के ऊपर 2 फ्रेम बराबर रखे हुए थे। एक जिसमें हद्दाद और इतरत की 5 साल पुरानी शादी की तस्वीर थी, जिसमें इतरत महरून लहंगे में पोर पोर सजे शर्म से निगाहें झुकाए हद्दाद के सीने पर दोनों हाथ रखे हुई थी। तो हद्दाद ब्लैक शेरवानी में मुस्कुराता हुआ इतरत के सर पर चेहरा टिकाए हुए था। हद्दाद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो ये भी भूल गया था कि कुछ देर पहले वो अपने दुश्मन की वजह से गुस्से में था। दफ्तन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसकी आहट से हद्दाद की निगाहें दूसरे फ्रेम पर गईं, जहां इतरत दाऊद ख़ानदान के साथ खुशी से चहक रही थी। वो इस ख़ानदान का था जिसके साथ वो मुस्कुरा रही थी, या फिर यूं कहें कि वो हद्दाद के दुश्मन थे जिनके साथ वो चहक रही थी। हद्दाद का चेहरा धुआं हुआ। आप? इतरत, जो वॉशरूम से शावर लेती हुई पैरेट ग्रीन शलवार कमीज़ में मालूस थी, गीले बालों को एक कंधे पर डाले हद्दाद की चौड़ी पुश्त को देखती गोया हुई थी। वो इस शख्स की खुशबू से उसे पहचान सकती थी, तो कैसे मुमकिन था पुश्त से ना पहचान पाती। हद्दाद इतरत की आवाज़ पर पलटा। हद्दाद की नज़रें खुशबू में नहाई इतरत पर पड़ी और कई लम्हे हद्दाद सांस रोके उसे देखता रहा। फिर हद्दाद 4 कदम के फासले को मिटाते इतरत के बेहद करीब आ चुका था। इतरत ने हद्दाद को अपने करीब महसूस करते हुए नज़रें उठाईं। फासला कायम करना चाहा। इतरत ने बिना पलटे पैर पीछे लिए, मगर वॉशरूम होने की वजह से वो वॉशरूम के चौखट से टकराई। मुंह खोले हाथों को वॉशरूम के दरवाजे को थामने की कोशिश करती वॉशरूम के फर्श पर जा गिरती कि हद्दाद ने अपने कसरती हाथ इतरत की कमर पर लपेटते उसे अपने सीने से लगाया था। इतरत दोनों हाथ हद्दाद के सीने पर रखती हद्दाद को देखने लगी। इन दोनों की धड़कनें जैसे एक दूसरे के दिल में धड़क रही थी। इतरत का शर्म व हया से सुर्ख चेहरा, तो हद्दाद इतरत के चेहरे पर झूलने वाली नागिन सी लट को खींचकर उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर हो तो दुश्मन को घर में पनाह दी है। इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी जलील ख़ानदान की यादें उठाकर मेरे घर में ले आओ। इतरत शाहमीर। हद्दाद पल में सारा खुमार भुलाए हुए इतरत के चेहरे पर दबी आवाज़ में घुर्राया था। इतरत की सांसें तो पहले ही इस बॉडी बिल्डर की बाहों में नीम थी और उसकी गुर्राहट पर इतरत ने फटी फटी आंखों से हद्दाद को देखा था। बची हुई सांसें भी रोके अपने ख़ानदान की बेइज्जती पर इतरत की आंखें 2 आंसू गालों पर गिरे थे। ये आंसू बचाकर रखो, अपनी तो सिर्फ तजलील की है तुम्हारी जलील ख़ानदान की। बहुत जल्द तुम्हारे ख़ानदान के हर फर्द के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लूँगा, जिस तरह तुम लोगों ने 5 साल पहले से हमें मुस्कुराने नहीं दिया। मैं तुम लोगों पर खुशियाँ हराम कर दूँगा और तुम्हारा हराम खोर सुबान भाई। हद्दाद अब की दफ़ा बेहद गुस्से से इतरत के बालों को गद्दी से जकड़ते हुए दहाड़ा था। इतरत को अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा। इतरत कब से ज़मीन बोस हो जाती अगर हद्दाद का एक बाजू उसके पूरे वजूद को थामे हुए ना होता। इतरत के होठ कँपाए थे। वो ना अपने ख़ानदान की तजलील बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही इस शख्स का गुस्सा। इसीलिए अब अपनी पूरी कुव्वत से हद्दाद के सीने पर हाथों से धक्का देती हुई मज़ाहमत करती लंबी सांस खींच गई थी। हद्दाद उसकी मज़ाहमत पर अपने अल्फाज अधूरे छोड़ गया। मेरे ख़ानदान ना जलील है, ना ही मेरे भाई हराम डैश। आपको शर्म नहीं आती गाली देते हुए? दूर हटे मुझसे। इतरत लंबी लंबी सांसें खींचती हुई सुर्ख नाक के साथ हद्दाद पर अपनी बारीक आवाज़ से गुर्राई थी। हद्दाद ने अपनी बीवी को इतने सालों बाद आवाज़ सुनती थी, वो भी अपने दुश्मनों के हक़ में। हद्दाद गुस्से से मज़ीद पागल होता इतरत का जबड़ा दबोच गया। दोबारा मुझ पर गुर्राने की कोशिश की तो अभी बस ट्रेलर ही देखा है, फिल्म दिखाने में मुझे कोई कबाहत नहीं होगी। हद्दाद ने इतरत को वार्निंग दी। इतरत को सीधा करते हुए हद्दाद ने पीछे की जानिब कदम लिए और दाऊद ख़ानदान के चमकते फ्रेम को बिना मोड़े उंगलियों से थामते उसे बाएं जानिब दीवार पर इतनी नरमी से फेंका कि इतरत को महसूस हुआ जैसे वो गुलाब फेंक रहा है, मगर इस नरमी में भी इतनी शिद्दत थी कि वो फ्रेम दीवार से टकराया। दीवार से टकराने की वजह से फ्रेम से तस्वीर निकलकर इतरत के पैरों में से कुछ आगे आन गिरी थी और फ्रेम का शीशा किरची किरची होता मोतियों की तरह ज़मीन पर बिखर गया। इतरत ने तकलीफ़ की इंतहा महसूस करते हुए हद्दाद को आंसू बहाती नज़रों से देखा था। इतरत ने लपक कर तस्वीर उठानी चाही थी। हद्दाद ने इतरत की कलाई थामे उसे रोका और उस कोशिश में वो तस्वीर हद्दाद के बूटों की जीनत बन चुकी थी। इतरत की नज़र अब भी उस तस्वीर पर ही महसूस करते हद्दाद को अपने जिस्म में अंगारे फूटते हुए महसूस हुए। लुक एट मी। हद्दाद दहाड़ा था। इतरत ने हद्दाद के गरजदार आवाज़ पर सहमी हुई आंखों से हद्दाद को देखा। तुम सिर्फ इस चीज़ को छूगी
जिसे मैं छूने का कहूँगा, समझी इतरत शाहमीर। हद्दाद इतरत की सहमी हुई हिरनी जैसी निगाहें देखता मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ था। इतरत जो सहमी हुई निगाहों से हद्दाद को देख रही थी, उसकी मुस्कुराहट देखती जैसे मखमूर हुई थी। वो 5 साल तक इस जालिम इंसान की जुदाई में बेवाओं की तरह ज़िंदगी गुजार कर लौटी थी। इन 5 सालों में एक बार भी उसने दाऊद ख़ानदान वापस लौटने का नहीं सोचा था, ना ही वहाँ के किसी फ़र्द से रब्ता किया था, सिर्फ़ इस जालिम शख्स के लिए जिसने आज उसे एक नई दी कई दफ़ा इतरत हद्दाद कफ़ीर के बजाय इतरत शाहमीर कहकर बुलाया था। इतरत के एहसास तने दुख, गुस्से, बेबसी ने जैसे एकदम घेरा किया था। किस हक से हक जता रहे हैं मुझ पर? इतरत शाहमीर से क्या ताल्लुक़ रखते हैं आप? इतरत हज़ियानी अंदाज में बोली। हद्दाद की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, ये मैं तुम्हारे वजूद पर ख़ुद को साबित करते अच्छे से बावर करवा सकता हूँ। मेरे सामने ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। हद्दाद ने इतरत के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए गरजदार आवाज़ में कहा। किस हक से? हाँ, किस हक से? कौन हैं आप मेरे? इतरत सर में उठती टी से इग्नोर करती हुई बेबसी से बोली थी। शायद ये सितमगर अब उसके नाम से ख़ुद का नाम जोड़ दे, जिसे सुनने के लिए इतरत बेचैन हो रही थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारी कोख में अपने खून को पालने पर मजबूर कर सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारी खूबसूरत जिस्म पर अपने शिद्दतों के निशान छोड़ सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हें अभी बौखलाने पर मजबूर कर सकता हूँ। हद्दाद इतरत के अल्फाज पर सख्त पा होता हुआ बोला था। वो समझ रहा था वो क्या सुनना चाहती है, लेकिन मेरे नज़दीक तुम्हारी इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी कुर्बतें नफ़रतों में भी बख्श सकूं। तुम्हारे इतने करीब आने का सिर्फ ये मकसद था कि तुम्हें मैं बावर करवाया जा सके। तुम्हारी अहमियत अगर मुलाजमत से ज़रा ऊंचे मुकाम पर हुई तो वो हद्दाद आलम कफ़ीर के दिल बहलाने के समान की ही होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने ख़ानदान की ज़रा इज़्ज़तदार लड़की हो, जो कम से कम अपने शौहर का दिल बहलाने का सामान तो नहीं बनेगी। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए लाया गया है क्योंकि दादा जान चाहते थे, और मुकाम तो तुम देख ही चुकी हो कि क्या है तुम्हारा मेरे नज़दीक। हद्दाद इतरत की आंखों में तकलीफ़ की रमक देखते हुए गोया हुआ था और शामिर जुवेरिया और मुलाजमीन के कमरे की तरफ था, जहाँ इतरत को फ़ातिमा बेगम के हद्दाद के रूम में न ठहरने के एहतजाज पर यहाँ ठहराया गया था। मैं आपकी बीवी। इतरत ने हद्दाद की बात सुनकर एहतजाज करना चाहा था तो हद्दाद ने फिर इतरत के जबड़ा दबोच लिया था। तुम हमारे दुश्मनों की बेटी हो और यहाँ सिर्फ इसीलिए मौजूद हो कि तुम्हारे नाम के साथ कफ़ीर ख़ानदान का कागजी नाम जुड़ चुका है। इसीलिए ज़्यादा तुम्हारा कोई वजूद नहीं, कोई मुकाम नहीं। अपनी हद में रहना। अम्मा हुजूर को तुमसे जिस दिन कोई शिकायत हुई वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, समझी? हद्दाद ने कहा था। इतरत ने काली आंखों में आंसू लिए हुए पुरान आंखों में देखा था। हद्दाद को इन आंखों में अपने आप डूबता हुआ महसूस हुआ। इतरत ने इस शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का कोई जज्बा न देखते रुख वापस उस तस्वीर की तरफ किया था जिसमें मौजूद हर शख्स इतरत से बेइंतहा मोहब्बत करता। इतरत की नज़रों की बागीपन को देखते हुए हद्दाद ने अपना हाथ जेब में डालते हुए लाइटर निकालते इस तस्वीर को अपने पैर से चटक दिया था और जलता लाइटर उस पर उछाला। आग ने इस तस्वीर को पकड़ते चिंगारियां देना शुरू किया था। इतरत की आंखों से ज़ारों कतार आंसू आरज़ू का हिस्सा बने थे। वो एक तस्वीर तो सीने से लगाए हुई थी, सिर्फ एक तस्वीर। उसे ये भी मालूम न था कि इसका ख़ानदान कैसा है, किस हाल में है। ये तस्वीर ही तो उसे अपनों के बेहद करीब होने का एहसास दिलाती थी। और आज उस शख्स की वजह से हद्दाद ने इतरत का रुख फिर अपनी तरफ उसका मुँह दबोच कर किया था। वेलकम टू दी हेल इतरत शाहमीर। हद्दाद ये कहते हुए इतरत को खुद से दूर झटक देता लंबे लंबे डग भरता हुआ उस रूम से बाहर निकल गया था। इतरत हद्दाद के झटका देने से बेड साइड टेबल से टकराती हुई ज़मीन पर बिखर कर बैठी इस तस्वीर की खाकोना आंखों से देखती रही थी। हद्दाद के अल्फाज इतरत के सीने पर ना देखने वाले कर गए थे। ये मंजर था सुबान जासिम दाऊद की मंगनी के फंक्शन का, जहां बड़े पैमाने पर अजीज़ और नामोर शख्सियत शामिल थी। दाऊद हवेली की दुल्हन एक तरह सजाया गया था जिससे इस हवेली की खूबसूरती में 4 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ था। दाऊद हवेली भी दाऊद ख़ानदान की विरासत थी। कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ी शहर से मुंसलिक इलाके में अपने दुश्मन हवेली की तरह आब व ताब से चमक रही थी। रात का मंजर चमकती लाइट्स की चादर ने इस हवेली के हसीन हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया था। साकिब दाऊद ख़ानदान के सरबराह मुझे दिल से सबसे
पोते की खुशी की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। साकिब दाऊद के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा जासिम दाऊद, जिनकी बीवी सूबिया बेगम थी, उनके यहाँ 3 औलादें थीं, सुबान जासिम दाऊद, उफ़क जासिम दाऊद और कंदील जासिम दाऊद। दूसरा बेटा शाजिम दाऊद था, जिनकी शादी रुकैया बेगम से हुई थी, उनके यहाँ भी 3 औलादें थीं। सबसे बड़ी बेटी जुएरिया शाजिम दाऊद, दूसरा बेटा यासिर शाजिम दाऊद, तीसरा बेटा फराज यासिम दाऊद। साकिब दाऊद की तीसरी औलाद बेटी थी ताशा शाहमीर। उनकी शादी अली शाहमीर से हुई थी, मगर शादी के कुछ साल बाद ही उन दोनों की मियाँ बीवी का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके 2 बच्चे अपने ननिहाल में ही परवरिश पाने लगे। बड़ा बेटा मुस्तफ़ा शाहमीर और छोटी बेटी इतरत शाहमीर। साकिब दाऊद और शाहिद कफ़ीर बचपन के दोस्त और जिगरी यार थे। ये दोस्ती उनकी नस्लों में भी खून की तरह दौड़ने लगी। लेकिन 5 साल पहले जुएरिया के शफ़ाक कदम और 20 साल पुराने ज़ख्म के नए सिरे से अबूर होने पर यह दोस्ती उनकी नस्लों में दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। दाऊद हवेली का सबसे बड़ा बेटा सुबान था, जो कि दाऊद एम्पायर को न सिर्फ संभाले हुए था, बल्कि नामोर बिजनेस टाइकून में सहरे फहरिस्त उसका नाम लिया जाता था, जिसका निकाह 5 साल पहले मुक़द्दस आलम कफ़ीर से करवाया गया था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। इसीलिए शाहिद कफ़ीर और साकिब दाऊद ने हद्दाद और इतरत की शादी वाले दिन ही उनका निकाह करवा दिया था। इतरत और हद्दाद की शादी थी और 3 निकाह थे। दूसरा मुस्तफ़ा शाहमीर था, जो कि सुबान से 1 साल छोटा 29 साल का था। वो शाहमीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभाले हुए था और सुबान की तरह बेस्ट बिजनेस टाइकून माना जाता था। मुस्तफ़ा और इतरत की फुप्पो सूबिया बेगम थी, जो रिश्ते में उनकी बड़ी मुमानी भी लगती थी। तीसरी जुएरिया शाजिम दाऊद थी और चौथा उसका जुड़वा भाई यासिर शाजिम दाऊद, जो कि 28 साल की थी और सुबान के साथ ही दाऊद एम्पायर संभाले हुई अपने ख़ानदान की पहली बिजनेस वूमेन का खिताब हासिल किए हुई थी। तो यासिर सियासतदान, जो कश्मीर की वजारत हासिल करने के लिए पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ता फातेह हुआ था और अपनी पार्टी की बुनियाद 22 साल की उम्र में ही 6 साल पहले रख चुका था। उसने 6 साल से गुंडों और माफियाओं में अपनी धाक जमाई हुई थी। आवाम की खिदमत के लिए बहुत से काम सर अंजाम दिए थे, जिनमें सर फहरिस्त ख़वातीन की तालीम के लिए स्कूल और कॉलेजेस की बुनियाद थी, और अपनी पार्टी और आवाम के पसंदीदगी पर वज़ीर आज़म बना था। 5वां 26 साला फराज शाजिम दाऊद था, जो एक फ़ाइटर ट्रेनर था। फराज सुबान के साथ बिज़नेस में उसका साथ भी देता था। उसे बिज़नेस में भी महारत हासिल थी। वो ट्रेनर के साथ साथ बेहतरीन बिजनेसमैन की तरह बिज़नेस भी संभाले हुए था। 6ठे नंबर पर उफ़क जासिम दाऊद थी, जो कि 24 साल की थी, जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी और फेरीटेल को अच्छे से फुल टाइम इंजॉय करती थी। वो अपने बाप और भाई की बेहद लाडली थी। 7वें नंबर पर इतरत शाहमीर थी, जो 23 साल की शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी, जो कि नाम की ही थी। उसकी शादी 18 साल की उम्र में हद्दाद आलम कफ़ीर से कर दी गई थी। इतरत ने इंटर तक ही पढ़ा था। बाकी पढ़ाई उसे कफ़ीर ख़ानदान में शादी के बाद मुकम्मल करनी थी, जिसका मौका उसे बदकिस्मती से ना मिला। आखिरी कंदील जासिम दाऊद थी, जो कि इस वक्त 18 साल की थी और अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। कंदील तो सबकी ही लाडली थी। साकिब दाऊद की जान बसती थी अपनी छोटी पोती में। उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन उसके फर्राटे भरती ज़बान से सूबिया बेगम को शुबा ही था कि वो डॉक्टर बन ही ना जाए। वो अपनी टीचर्स को उल्टा जवाब देने से बाज नहीं आती थी। ये तो इन टीचर्स का ही एहसान था, जिन्होंने कंदील को मैट्रिक और इंटर तक बर्दाश्त किया था। अब यूनिवर्सिटी में वो कौन से कारनामे अंजाम देने वाली थी, ये तो अल्लाह ही जानता था। घर के तमाम अफराद जहाँ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थे, वहीं दिल के अफसुर्दा भी साकिब दाऊद ने सूबिया बेगम के इसरार पर रुकैया बेगम की भांजी से सुबान की मंगनी के लिए रजामंदी तो दे दी थी, मगर वो अब भी इतरत के लिए फ़िक्रमंद थे। सुबान का ये कदम इतरत की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना सकता था। हद्दाद के सीने में जलती दुश्मनी की आग वो बखूबी वाकिफ़ थे। उनकी नवासी हद्दाद की बीवी थी। फ़िक्र तो सूबिया बेगम को भी थी इतरत की, मगर वो क्या करती। वो माँ और इस हवेली की बहू थी। सुबान की उम्र 30 साल हो चुकी थी। ये बात नहीं थी कि उन्हें अपने बेटे से उम्र रसीदा होने का खदशा था। उनका बेटा तो एक शहजादा था, जिसकी शख्सियत को देखते हुए उसे लड़कियां दिल दे बैठी थीं, और सुबान ही नहीं, उस ख़ानदान का हर नौजवान मर्द खूबसूरती की मिसाल आप था। तो लड़कियां हूरें मालूम होती थीं, मगर उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशियां भी तो देखनी थी ना। और सुबान की शादी के बाद ही बाकी बच्चों का नंबर भी आना था।
ये कदम अपने ख़ानदान की दफ़ा के लिए लेना ही पड़ा, मगर हद्दाद तक की खबर पहुंचते देर नहीं लगनी थी, ये सब जानते थे। इसीलिए तो इतने दिनों से चल रही मंगनी की तैयारियों को काफ़ी खुफिया रखा गया था, जिस पर दाऊद ख़ानदान के नौजवान मर्दों ने काफ़ी एहतजाज भी किया कि वो लोग कफ़ीर ख़ानदान से डरते न थे, न डरने का कोई जज्बा रखते थे, मगर वो भी सूबिया बेगम को मना करने पर सर झुका गए थे। लेकिन सभी जानते थे हद्दाद कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेगा, जिसके लिए सभी फिक्रमंद थे। सुभान ब्लैक 4 पीस सूट में सोफ़े पर विराजमान बैठा था। वो शाम में ही लंदन से वापस आया था। उसके चेहरे के तासुरात इतने तने हुए थे, वो हर वक्त संजीदा रहने का आदी था, सिवाय बहन भाइयों के सामने। शुमाइला पैरेट ग्रीन मैक्सी में मलबूस मेकअप और डायमंड की ज्वेलरी में खूबसूरत लग रही थी। सुभान के बराबर में बैठी किसी बात से पर मुस्कुरा रही थी। फिर सूबिया बेगम ने मंगनी की रस्म शुरू करने को अनाउंसमेंट करवाते सबका ध्यान स्टेज की तरफ मुजम्मल करवाया था, जहां सुभान अपनी मंगेतर की अंगूठी पहनाने ही वाला था कि एंट्रेंस से एक शख्स की आमद हुई, जो कोई और नहीं मुकद्दस आलम कफ़ीर थी, हेज़ल ग्रीन आंखों वाली, जिसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुकी थीं। दाऊद ख़ानदान के दुश्मनों की बेटी, जो एक एक कदम उठाते महरून जोड़े में खुद को सजाए, काली घटा सी जुल्फ़ों को पुश्त पर बिखेरे इस स्टेज की सिमत कदम बढ़ा रही थी। सबकी आंखें जहां मुकद्दस को देखती हैरान थीं, वहीं मुकद्दस के दुपट्टे से निकलती गन को देखते फिसल गई थी। वो एक हाथ को झटका देते हुए कदम उठाते सुभान तक पहुंच रही थी, जब अंगूठी मोहलक छोड़ता सोफे से पुश्त टिकाए अपने कोट के बटन खोलता दिलचस्पी से उस जालिम हसीना को देख रहा था, जो हमेशा उसके इश्क में गिरफ्तार रही थी और आज उसकी जान लेने की आंखों के शोले बरसाती उस तक पहुंच रही थी। लेकिन कई मर्दों की निगाहें मुकद्दस के सरापे को मुआयना करते हुए देखकर सुभान के सफ़ेद नकूश में सुर्खी घुली थी। सुभान ने यासिर को आंखों से इशारा किया कि जैसे समझते यासिर ने अपने ख़ास बंदों को काम पर लगाते हुए मेहमानों को हवेली के बैक हॉल में, जहां खाने का इंतज़ाम करा गया था, वहां भेजना शुरू किया। कुछ ही देर में एंट्रेंस हॉल मुकम्मल तौर पर मेहमानों से खाली हो चुका था। अब वहां दाऊद ख़ानदान ही मौजूद था। मुकद्दस स्टेज पर पहुंचती शीशे की टेबल पर फूलों और थालियों के बीच रखी 2 रिंग्स को देखते हुए गन को बाएं हाथ में उछालती फायर कर गई थी। शुमाइला बिदक कर वहां से चीखती हुई अपने बाप के सीने में मुंह छुपा गई, जो मुकद्दस की खूंखार नज़रों से देख रहे थे, जबकि सुभान और दाऊद ख़ानदान का कोई भी शख्स अपनी जगह से नहीं हिला था। दोनों रिंग्स उछलकर फर्श पर जैसे गुमनाम हुई थी। क्या करने आई हो यहाँ? क्यों हमारी खुशियों में खलल डाल रही हो लड़की? रुकैया बेगम अपनी भांजी की पुश्त सहलाती हुई मुकद्दस पर गुस्से से चिल्लाई थी। हमारी खुशियाँ तबाह कर कर हमारे दुश्मन खुशियाँ मनाएंगे? हत्यात भी गिरे 4 पीस सूट के बटन बंद करता हुआ लंबे लंबे ढक भरता मुकद्दस की पुश्त को एक नज़र घूरता हुआ, क्योंकि मुकद्दस सुभान की मंगनी की खबर मिलते ही नई नवेली दुल्हन से तैयार होते गन थामे अकेली अपनी बारात लिए और कुछ देर बाद अपने शौहर का जनाजा निकलवाने के लिए निकली थी। रुकैया बेगम से गोया वो हद्दाद के पीछे ही आलम साहब, आज़म साहब और दादाजी भी सख्त गुस्सैले तासुरात लिए वहाँ दाखिल हुए थे। जहाँ कुछ देर पहले शहनाइयाँ बज रही थीं, वहाँ अब मौत का सा सन्नाटा घर कर गया था। तुम भी शामिल हो जाओ हमारी खुशियों में हद्दाद आलम कफ़ीर, हमें खुशी होगी तुम्हारी खातिरदारी करने में। सुभान ने अपनी जगह से उठते हुए दोनों के हाथ जेब से उड़ेसते हुए हद्दाद को जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था, जो उस लोमड़ी के साथ खुशी मनाने का लफ्ज़ सुनते मुकद्दस ने सुभान और फिर शुमाइला को घूरा था। मुझे खुशी होगी तुम्हारा जनाजा अदा करने में सुभान जासिम दाऊद, कभी मौका देकर देखो। हद्दाद भी कहाँ किसी से कम था, ईंट का जवाब पत्थर से देना बाखूबी जानता था। अपने भाई के लिए ये धमकी सुनते यासिर, मुस्तफ़ा और फराज ने अपनी मुट्ठियाँ जब्त की थीं। लेकिन मुझे मौके की ज़रूरत नहीं, मेरे हक पर कोई डाका डालेगा, मैं उसके मुंह में जमजम डालने की भी मोहलत नहीं दूंगी। मुकद्दस जो के खूंखार नज़रों से शुमाइला की पीठ को घूर रही थी, सुभान को देखती गर्जी थी। सुभान मुकद्दस की सफ़ेद रंगत में घुलती हुई गुस्से से जेलसी के सुर्खी देखता हुआ खासा महजूज हुआ था। अपनी औकात में रहो लड़की, रुकैया बेगम मुकद्दस की बात पर गुस्से से बोली थी। मेरी औकात क्या है ये यहाँ खड़ा हर शख्स जानता है, और हैरत है मुझे आप अपने भांजी को मेरे शौहर पर डोरे डालने के लिए बड़ी बेताब हैं चच्ची सासू हुजूर। मुकद्दस ने तंज़ मुस्कुराते हुए अपने मीठे लहजे में रुकैया बेगम को जवाब दिया था। मुकद्दस की बात का मतलब समझते शुमाइला के रोने में मज़ीद रवानगी पैदा हो चुकी थी। बस बहुत हो गया चचा जान, अब मैं यहाँ अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती करवाने के लिए एक पल नहीं रुकूंगा।
सुहेल साहब ने साकिब दाऊद से कहते हुए अपनी बेटी को बहन से जुदा करते अपने बाजुओं के हल्के में लिया था। वहां से रवाना हुए। साकिब दाऊद ने लब भीजे ये मंजर देखा तो रुकैया बेगम अपने भाई को रोकने की गरज से बढ़ी थी, जिन्हें शाजिम साहब ने आंखों के इशारे से मना किया। यकीनन अगर अब्बा जान चुप थे तो कोई वजह होगी। रुकैया बेगम बल खाती हुई मुकद्दस को देखती रुक गई थी। उनका बस नहीं चला अपनी इकलौती भांजी की खुशी को खराब करने पर मुकद्दस का मुंह नोच ले। ये तमाशा क्या है साकिब दाऊद? शाहिद कफीर अपने जिगरी यार की शर्मिंदगी से झुकी नज़रों को देखते गोया हुए थे। तो शाहिद कफीर की 5 साल बाद खुद को मुखातिब करने पर साकिब दाऊद के दिल को धक्का लगा। उन्होंने कर्ब से नज़रें उठाईं। अपने जिगरी यार को देखा था जिसकी आंखों में दुश्मनी का लावा उजल रहा था। जो तुम देख रहे हो शाहिद कफीर, साकिब दाऊद ने दूबदू कहा था। शाहिद कफीर ने जब से मुठ्ठियाँ भींच लीं। अगर इस घर में खुशियों की शादियाँ बजेंगे तो अगले पल मैयत उठेगी। हमारी खुशियां पर बात करके तुम लोग खुशियां नहीं मना सकते। आजम कफीर जो कब से खुद पर जब्त किए खड़े थे गरजे थे। अगर खुशियां तुम लोगों की बर्बाद हुई तो इज्जत हमारी भी नीलाम हुई है। हमारी मामूलात में मत बोलो आजम कफीर। शाजम साहब दांत पर दांत जमाए हुए गोया हुए थे। वहाँ का माहौल इतना ही सर्दी में बेहद गर्म हो चुका था। ये मेरे बेटे की खुशियों का मामला है और हम लोग डरते नहीं हैं तुम लोगों से। जासिम दाऊद भी भाई का साथ देते हुए बोला था। तो मत भूलो जासिम दाऊद, मुकद्दस मनकूहा है सुबान की। तुम सुबान की दूसरी शादी किसी सूरत नहीं कर सकते। आलम कफीर ने मोहर पर पुरसुकून करते हुए कहा था। तो ठीक है, सुबान अभी मुकद्दस को तलाक देगा। शाजिम दाऊद ने जैसे यक ज़बान फैसला किया था। उनके अल्फाज ने सुबान के जिस्म में आग दौड़ा दी थी। सुबान मर तो सकता था मगर अपनी से जुड़ी लड़की को किसी सूरत तलाक देने का सोच भी नहीं सकता था, और ऐसी लड़की की तो तवक्का ही नहीं करता जिससे सुबान मोहब्बत नहीं इश्क करता है। सुबान ने ज़ब्त भरी नज़रों से अपने चचा जान को देखा था। ये बात अगर कोई गैर करता तो सुबान किसी की भी परवाह किए बिना उसके सीने में गोलियां उतारने से बाज ना आता, मगर यहाँ उसके चचा जान खड़े थे जो उसके लिए बाप के बराबर थे। अगर सुबान मुकद्दस को तलाक देगा तो हद्दाद भी इतरत को तलाक देगा। आज़म साहब के जिस्म में अंगारे फूटे थे अपने दुश्मनों की बात पर, जबकि हद्दाद सपाट चेहरे से सबको देख रहा था। ये उसका दिल और रब ही जानता था। इतरत को तलाक देने वाली बात पर हद्दाद के जज्बात सुबान से कतई मुख्तलिफ ना थे। वो मशरकी गैरतमंद मर्द थे। दुश्मनों की बेटियों को भी अपनी बीवी के ओहदे पर फाइज करके किसी गैर मर्द के लिए किसी कैसे छोड़ सकते थे। ये तो उनकी गैरत को बगारत कहना हुआ। मुस्तफ़ा अपनी लाडली बहन के लिए तलाक के लफ्ज़ सुनते 2 कदम गज़ब व गुस्से से आगे बढ़ाए थे और हद्दाद का कॉलर पकड़ते हुए उसे एक पंच रसीद कर गया। सुर्ख कश्मीरियों जैसी रंगत में ख़तरनाक हद तक सुर्ख घुली हुई थी। काली आंखें चिंगारी जैसे सुर्ख हो चुकी थीं। ब्लैक बेल्ट, वाइट शर्ट और कोट में मुस्तफ़ा का जिस्म गुस्से की हद से गर्म हो चुका था। मुस्तफ़ा ने कोट उतारकर ज़मीन बोस करते हुए अपने कफ मोड़े। हद्दाद को सीधा करते हुए दोबारा हमला करना चाहा, मगर हद्दाद सीधा होता मुस्तफ़ा के पेट पर पैर रखता उसे दूर कर गया था कि कितनी ज़ोरदार थी कि आवाज़ से ख़वातीन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी बहन को तलाक देगा? इससे अच्छा अपनी बहन को अपने हाथों से ही बेवा बना दूंगा। मुस्तफ़ा दहाड़ा था और एक पैर हवा में बुलंद करता दूसरे से हद्दाद के चेहरे पर किक मार गया। दाऊद ख़ानदान जानता था कि शादी की सुबह ही इतरत को कफ़ीर हवेली से दूर शिफ्ट कर दिया गया था। इतरत चाहती तो वापस दाऊद ख़ानदान आ सकती थी, लेकिन उसने अपने शौहर के ख़ानदान के हर फैसले को अहमियत दी। ये बात वाज़ह थी कि इतरत के लिए हद्दाद और कफ़ीर ख़ानदान क्या मायने रखते थे, और एक ये बेहिस लोग थे जो उस मासूम के जज्बात को यूँ रोंद रहे थे। हद्दाद से जुदाई इतरत की जान भी ले सकती थी। वो बचपन से ही बहुत हसास थी, लेकिन ये बात हद्दाद ही जानता था। अगर इतरत वापस दाऊद ख़ानदान में लौटने का सोचती भी, हद्दाद इतरत की जान लेने से भी पीछे न हटता। वो अपनी बीवी के मामले में काफ़ी हद तक जुनूनी था। तेरी बहन को ना मैं तलाक दूंगा, और मुझे मारने की बात तो तू छोड़ ही दे साले। तुझे अब से हर साल मामू भी तो बनना है। हद्दाद मुस्तफ़ा के पंच को अपने मुंह से हिस्सा बनाते से पहले ही एक हाथ से पकड़ते बोला। मुस्तफ़ा के वज़नी और दमदार हाथ को अपनी कसरती हाथ से झटका देते हद्दाद ने मुस्तफ़ा को पंच रसीद किया था। कमीने, तेरी जान ले लूँगा मैं। मुस्तफ़ा मामू वाली बात सुनता मज़ीद सुर्ख हुआ था। आगे बढ़ता जब यासिर ने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। ब्लैक 3-पीस सूट में सियाह आंखों वाला, तीखे सुतून नाक वाला यासिर शाज़म दाऊद गुस्से से खुद हद्दाद को देख रहा था। कोई वक्त था जब उन्हें अच्छे वक्त गुजारा था, मगर था तो वो वक्त ही। अलबत्ता फराज खामोश था। हद्दाद की गुस्ताखी बातों से खून तो उसका भी खौला था।
मगर वो और यासिर चाह कर भी हद्दाद से बदतमीज़ी नहीं कर सकते थे। शायद कुछ अच्छे पलों की यादें अब भी उन्हें रोके हुई थी। मैं अपनी जान तेरी खूबसूरत बहन को ना दूं तो फिर साला है। हद्दाद मुस्तफ़ा के दहाड़ से महजूज होते हुए अपना जबड़ा सीधा किए मुस्तफ़ा को सीख पा कर गया था। लेकिन मैं एक रात में तेरी खूबसूरत बहन को खराज के तौर पर अपनी जान ज़रूर दे सकता हूँ। सुबान जो कब से इतरत के लिए ये अल्फाज सुनते सुर्ख पड़ रहा था, हद्दाद को बावर करवा गया। सुबान के मायने खेजी बात पर मुक़द्दस ने शर्म से सुर्ख पड़ते अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना रुख मोड़ लिया। लेकिन रुकैया बेगम को गुस्से और गज़ब से खुद को देखता पाकर अपने दुपट्टे का पल्लू मुंह में लेते गवार औरतों की तरह शर्माना फ़र्ज समझा था। मुक़द्दस की हरकत पर रुकैया बेगम ने लाहौल पड़ा। मुक़द्दस को शर्म दिलानी चाहिए, मगर बेसूद मुक़द्दस की हरकत और रुकैया बेगम के लाहौल पड़ते देखकर कंदील ने अपनी हंसी छुपाई थी। वो रुकैया बेगम के करीब पर्पल पैरों को छूती हुई फ्रॉक, उस पर सलीके से लिए दुपट्टे में कांच की गुड़िया लग रही थी। बस करो तुम तीनों, हम अभी जिंदा हैं और आज तक हमारे ख़ानदानों में तलाक़ें नहीं हुई हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम बड़ों के सामने ऐसी घटिया और बेशर्मी वाली बातें और ताने कसने की। साकिब दाऊद ने हद्दाद, मुस्तफ़ा और सुबान को नागवारी से झटका था। वो कब से उनकी गधों की बातें बर्दाश्त कर रहे थे। ख़ानदान में तो इससे पहले और भी बहुत कुछ नहीं हुआ था। साकिब दाऊद ज़रूरी नहीं जो पहले ना हुआ वो अब भी ना हो। शाहिद कफ़ीर साकिब दाऊद को देखते हुए अजीब ज़ख्मी सी मुस्कुराहट लिए गोया हुए तो साकिब दाऊद उनका तंज़ी अंदाज समझकर रुख फेर गए। ये वक्त दुश्मनी बढ़ाने का नहीं है। अगर बच्चों के नसीब का खेल चल रहा है तो शाहिद कफ़ीर अपना गुस्सा और पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर दो। अगर बच्चियाँ इस दुश्मनी में शामिल ना होती तो हम भी किसी सूरत में सुलह का ना कहते। साकिब दाऊद ने एक जुमले में जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। इतरत भी दाऊद ख़ानदान से अकेली नहीं थी जो एक कफ़ीर की बीवी थी। जुवेरिया का निकाह भी तो ख़ानदान से ही हुआ था, तो कफ़ीर ख़ानदान की भी दो बेटियों की ज़िंदगियों का सवाल था। शाहिद कफ़ीर ने भी साकिब दाऊद की बात सुनते और समझते लब भींचे थे। सुलह तो हरगिज़ नहीं होगी। अगर बात इतरत की है तो हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। शाज़िम दाऊद अपने बाप की बात पर एहतजाज करते हुए बोले थे। बोझ तो हमारी बेटियाँ भी नहीं हैं पर शाज़िम दाऊद, लेकिन तुम ये मत भूलो कि हम कफ़ीर हैं, मर सकते हैं, अपने से जुड़ी औरतों को छोड़ नहीं सकते किसी और के साथ जोड़ने के लिए। अगर हमारी बेटियां नहीं बसेंगी तो बसेगी तो तुम्हारी बेटी भी नहीं। जानते हो तुम, इतरत की तो शादी हो चुकी है मगर जुवेरिया का तो निकाह हुआ है हन्नान से। क्या पूरी उम्र अपनी बेटी को अपने घर की दहलीज पर ही बैठाने का इरादा है। आलम कफ़ीर भी सीखपा होते हुए बोले थे। वो कब से ये सोच रहे थे कि किसी तरह बस ये मामला हल हो जाए। वो चाहते थे अब ये दुश्मनी ख़त्म हो। 5 साल से वो दोनों ख़ानदान दुश्मनी की आग में जल रहे थे। अब आखिर कब तक जलना बाकी था। शाज़िम दाऊद इस बार बिल्कुल सतह में आ गए थे। उनके पास अब वाकई इस बात का जवाब न था। वो भी समझते थे कि कफ़ीर कभी भी उनकी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी का और होने देंगे। और जुवेरिया को इस बदनामी के बाद कौन अपना नाम देगा। शाज़िम दाऊद ने डूबे दिल से सोचा था। अपने बाप के चेहरे से उनकी सोच पड़ती सूबिया बेगम के पास खड़ी सफ़ेद सूट सलवार में शानों पर दुपट्टा डाले जुवेरिया ने शब्द से अपने दुपट्टे को पल्लू को थामते हुए आंखें मीच कर वाह करके आंखें में गुस्सा, बेबसी और आग की तपिश साफ वाज़ह थी। जुवेरिया ने रुख पलटते हुए तेज़ी से अपने रूम का रुख किया। उसकी सांसें बार बार गुस्से की हद तक फूल रही थीं। क्या चाहते हो तुम। शाहिद कफ़ीर ने बात ख़त्म करनी चाहिए। ये वक्त लड़ने का नहीं, फैसला करने का है। अभी इस वक्त मुक़द्दस की रुखसती। साकिब दाऊद ने कुछ सोचते हुए सबके सरों पर जैसे धमाका किया था। मेरी बेटी है, कोई गुड़िया नहीं जिसकी रुखसती हम मिनटों में कर दें। आलम साहब तो ये बात सुनते ही नागवारी से बोले थे, जबकि आज़म कफ़ीर और हद्दाद और शाहिद कफ़ीर खामोश रहे थे। निकाह हो चुका है ससुर जान, और मैं सुबान जासिम दाऊद मुक़द्दस आलम कफ़ीर जो कि मुक़द्दस सुबान दाऊद है कि रुखसती जब चाहे करवा सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको एतराज़ है तो फिर ठीक है, मुझे भी मंगनी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मर्ज़ी आपकी है। अपनी बेटी को सुहागन करना चाहते हैं या उसके सौतन के हाथ में अंगूठी देखना पसंद करेंगे। सुबान ने कंधे उचकाए अपने दादा जान की साइड लेते हुए कहा था, तो सुबान की नीली आंखों में नाश्ती शरारत देखकर साकिब दाऊद को अपने पोते का सदका उतारने का दिल किया। अलबत्ता शाज़िम और जासिम साहब खामोश थे। तो मुक़द्दस के तो सुबान की बात सुनते जिस्म में आग ही लहरा गई थी। वो दुनिया का पहला मनहूस दामाद था जो अपने ससुर के सामने अपनी बीवी की रुखसती करवाने के लिए उन्हें दूसरी मंगनी की धमकी बिना खौफ खाए दे रहा था। आलम साहब ने सुबान की धमकी पर उसे खूंखार नज़रों से घूरा था। तेरी
हद्दाद तो सुबान की बात पर गुस्से से उसकी तरफ तनी रगों से कदम बढ़ाने लगा था, जिसे शाहिद कफीर ने एक हाथ फैलाए रोका था। हम तुम लोगों की धमकियों से डर जाएं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कफीर मर्दों के। लेकिन बात हमारी पोती की है तो हम सबसे पहले अपनी पोती से पूछेंगे। अगर उसे ज़रा सा भी एतराज़ हुआ तो हम रुखसती तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी पोती ना चाहे। मुकद्दस बेटा, तुम क्या चाहती हो? शाहिद कफीर उन दादा पोतों की मुस्कुराहट देखते नागवारी से बोले थे और फिर मुकद्दस का सुर्ख चेहरा देखते हुए पूछ बैठे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुकद्दस ने 4 लफ्ज़ों में जवाब देते हुए एक पल में इस गर्म माहौल को सन्नाटे में जद में किया, जबकि सुबान के चेहरे पर साफ फतेहमंदी लहरा रही थी। वो यही तो चाहता था। मगर मुकद्दस की बात पर शाहिद कफीर ने जहां सर अज़बात में हिलाया तो आलम और आज़म साहब खामोश ही रहे, जबकि हद्दाद ने अपनी बागी बहन की पुश्त को घूरते और सुबान की जला देने वाली मुस्कुराहट पर एक नज़र मारते वहां से गुस्से के आलम में लंबे लंबे टक भरता हुआ सामने आई चेयर को ठोकर मारता दाऊद हवेली से निकला था। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे हन्नान आज़म कफ़ीर, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। जुएरिया अपने शानदार कमरे में आती ड्रेसिंग मिरर से हर चीज़ ज़मीन बोस करती हेजियानी अंदाज में चीख रही थी। सुनहरी आंखों के पल पल आंसू बहते आरजियों पर बह रहे थे। सफ़ेद गुलाबी रंगत खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी, जिसे पूरे जिस्म का खून समेटकर चेहरे पर झलक रहा हो। गुस्से की हद से अपनी सांसें फूलती महसूस हुई। उसे अस्थमा था। 8 साल की उम्र में उसे ये बीमारी हुई थी। जब भी जुएरिया गुस्से या खौफ में होती इसी तरह की सांसें उखड़ने लगती थी। ये प्रॉपर अस्थमा भी ना था, मगर गुस्से और खौफ की हालत में ये जुएरिया के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। वो 8 साल की उम्र से खामोश हो चुकी थी, ऐसी खामोशी जिसके बाद किसी ने भी जुएरिया को कभी खिलखिलाते नहीं देखा था। वो कब अकेला रहना सीख गई, किसी को भी इल्म ना हुआ, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। जुएरिया के बारे में उसके अंडर काम करने वाले दाऊद एम्पायर के एम्प्लॉयज़ भी यही राय रखते थे कि वो सफाक औरत थी। उसका काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो किसी पर भी रहम करना गवारा नहीं करती थी। इस बात से तो रुकैया बेगम भी परेशान थी। वो किसी भी राह चलते फ़कीर को देखती उस पर रहम की फरियाद करने वाले से ऐसे मुंह मोड़ लेती जैसे उससे घिन आ रही हो। जुएरिया की शख्सियत से पहले सब हैरान हुए, मगर फिर कोई जवाज़ ना मिलने सब ही जुएरिया के सीरत से आदी हो गए थे। वो अपने घर की मामूलात में भी हिस्से नहीं लेती थी और ना ही कफ़ीर ख़ानदान से दोस्ती और दुश्मनी के दौर में वो इनके किसी भी फ़र्द से मोहब्बत या नफ़रत ज़ाहिर कर पाई थी। जुएरिया शाजिम दाऊद को 8 साल की उम्र से सिर्फ एक शख्स से नफ़रत थी और वो नफ़रत 28 साल की उम्र तक का सफ़र तय करती सफाकियत का रंग ले चुकी थी। वो शख्स कोई और नहीं, उसका शौहर हन्नान आज़म कफ़ीर था। जुएरिया ने लड़खड़ाते हुए पैरों को हरकत देते बेड तक का सफ़र पीछे कांच से टुकड़ों पर तय किया। बेड पर ढहने वाले अंदाज में बैठती साइड ड्रॉर से इन्हेलर निकाला था और अपने मुंह के अंदर उसके मदद से लंबी लंबी सांसें खींचती सांस लेनी शुरू की। पैरों से खून की छोटी छोटी बूंदें बह रही थीं, मगर वो परवाह किसे थी। वो तो अपनी सांसें महफूज कर रही थी, जिसे उसके लिए ज़िंदा रहना हर अजियत हर तकलीफ़ से ज़्यादा ज़रूरी था। वो वाकई बहुत अजीब मालूम होती थी। इस कदर ज़ख्मों और खून बहना तो दूर की बात, उफ़क़ और कंदील ज़रा सी चोट पर ही पूरी हवेली सर उठा लेती थी। इतरत भी बचपन से ही मासूम और हसास थी, मगर ये जुएरिया ही थी। वो अपनी हर तकलीफ़ से एहसास को सुलाने का जज्बा रखती थी। अपनी सांसें हमवार महसूस करते जुएरिया ने इन्हेलर वापस ड्रॉर में रखा था और वहाँ सफ़ेद मुरझाया हुआ गुलाब निकालते अपनी सुनहरी आंखों में सामने किया। हन्नान आज़म कफ़ीर, मैं तुम्हारी रूह को इस तरह नासूर कर दूंगी कि तुम ना जिंदा रह पाओगे और ना ही मर पाओगे। अपनी सफाकियत से तुम्हें राख कर दूंगी। ये वादा है जुएरिया शाज़म दाऊद का तुमसे। जुएरिया ने अजीब सी मुस्कुराहट लिए उस गुलाब को थामे सर के बल बेड पर ढह गई थी और हंसने लगी, बेतहाशा हंसने लगी। जो कुछ देर पहले चीख चीख कर पागल हो रही थी, वो अब हंस हंस कर पागल मालूम होती थी। ये मंजर था जेल का, जहाँ सब कैदी अपने अपने सेल में खामोशी की नींद सो रहे थे। ये जेल रेपिस्ट की पनाहगाह थी, जहाँ वो अपने किए गए गुनाह की सज़ा काटते थे। मगर इस गुनाहगारों की जेल में एक फरिश्ता सिफत शख्स भी था जो नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रहा था, जिसे 5 साल से बाहर की दुनिया रेपिस्ट और एक जानवर के नाम से जानती थी, जिसे 5 साल पहले एक दुनिया कफ़ीर ख़ानदान के फरिश्ते के नाम से जानती थी और जेल की दुनिया में शुरुआत से उसे मासूम इंसान कहते थे।
इस जेल की खासियत थी कि वहाँ लोग जानवर से इंसान बनकर जाते थे, मगर वो पहला शख्स था जो इस जेल में रहते जानवर से इंसान नहीं बल्कि इंसान से जानवर बनते जा रहा था। हन्नान आज़म कफ़ीर की रिहाई में चंद दिन ही रह गए थे और इन दिनों के ख़त्म होने का ही तो वो शैतान इंतज़ार कर रहा था। मौत से सन्नाटे में जेल की सीमेंट से बने तख्ते पर इतनी सर्दी में वो शख्स इस तख्ते की बेंच पर दोनों हाथ टिकाए हुए पैरों को तिरछे ज़मीन पर जमाए पुशअप्स कर रहा था। सुरमई नज़रें चेहरे के साथ झुकी सफ़ेद गुलाब की ज़मीन पर बिखरी पत्तियों को देख रहा था। वो गुलाब 5 सालों में हर रोज़ ताज़ा उसके पास आते थे। उसे भिजवाने वाले का नाम जानता था। हन्नान ये गुलाब ही तो उसके बीच ताल्लुक़ को इनके लिहाज से जाहिर करते थे। इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा न था जब जुवेरिया शाज़िम दाऊद ने हन्नान आज़म कफ़ीर की बर्बादी पर मुबारकबाद पेश करते उसे सफ़ेद नायाब गुलाब ना भेजा हो। और इस 5 सालों में एक दिन भी ऐसा ना था जब हन्नान आज़म कफ़ीर ने इन गुलाबों पर नज़रें जमाए बदले की आग में खुद को ना जलाया हो। जल्द मुलाकात होगी तुमसे जुवेरिया शाज़िम दाऊद। एक फ़रिश्ता सिफत इंसान को शैतान बनने पर मजबूर किया है तुमने, और अब ये शैतान ही तुम्हारी सफ़ाकियत मिटाएगा, तुम्हारी रूह पर दरिंदगी के वो दाग छोड़ेगा कि तुम्हारी रूह भी रहम की भीख मांगेगी। ये वादा है हन्नान आज़म कफ़ीर का तुमसे। हन्नान दफतन सीधा होता, ज़मीन के एक ठंडे फर्श पर बैठते एक सफ़ेद गुलाब को थामे अपनी आंखों के सामने करता मुस्कुराया और फर्श पर पुश्त के बल बाहें फैलाए चित लेट गया। फिर ये मुस्कुराहट कहके में तब्दील हुई। वो हंसता हुआ कोई दीवाना मालूम हो रहा था। इस कहानी के 2 किरदार मुख्तलिफ सूरतों में दीवानावार हंस रहे थे, जिनके दिल कर्ब से भरे पड़े थे। दोनों के हाथों में ही सफ़ेद गुलाब था, वो गुलाब जो अमन की निशानी था, जिसे कुछ लोग दोस्ती का वजूद भी कहते थे। वो गुलाब उन दोनों किरदारों की ज़िंदगियों में नफ़रत से लिखी कौन सी तबाही और बर्बादी लाने वाला था, ये तो वक्त का चक्कर ही बताने वाला था। साकिब दाऊद के कहने और मुकद्दस की रजामंदी पर इस वक्त रुखसती की इजाज़त दे दी गई थी। शाहिद कफ़ीर अपनी पोती को सीने से लगाए खुश और मजबूत रहने की दुआ देते वहाँ से आज़म और आलम साहब के साथ रवाना हो चुके थे, लेकिन अपने दामाद को आंखों से अपनी बेटी के लिए वार्निंग देना कतई नहीं भूले थे, जिस पर सुबान ने दांत पर दांत जमाए हुए जब्त किया था। जबकि सूबिया बेगम बेहद खफा हुई थी, अपने कमरे का रुख कर गई थी, और यही अमल रुकैया बेगम ने भी अंजाम दिया था। जुवेरिया तो पहले ही अपने रूम में चली गई थी, तो शाज़म और जाजिम दाऊद भी अपने कमरे का रुख कर गए। दादा जान कंदील से मुकद्दस को सुबान के रूम में छोड़ने का कहते बैठक का रुख कर गए थे। यासिर और फराज ने मेहमानों को घर रवाना कर दिया था, तो मुस्तफ़ा भी अपने इश्तियाल को काबू करता गाड़ी की चाबी लिए बाहर का रुख कर गया। जब वो बेहद गुस्से में होता था तो वो बेमकसद ही ड्राइविंग करता था, और अगर ज़्यादा ही परेशान हो तो शाहमीर हाउस का रुख कर जाता था, जहाँ उसके बाप और माँ की बहुत यादें थीं। मुकद्दस को सुबान के रूम में भेज दिया गया था, जबकि कंदील मुकद्दस को फ़ौरन भाभी बनाती दोस्ती कर चुकी थी। उसे तो हमेशा से ही अपनी भाई के लिए मुकद्दस पसंद थी, ना कि अपने मामू की रोती सी बेटी शुमाइला, और यही राय उफ़क़ की थी, जो सुबान की मंगनी पर पूरा एहतजाज करती तबीयत ख़राब का बहाना बनाए अपने रूम में लॉक थी। कंदील मुकद्दस के खाने का पूछती जा चुकी थी, क्योंकि मुकद्दस ने खाने से मना कर दिया था। कंदील के इतने इसरार के बावजूद मुकद्दस सुबान के रूम का जायज़ा ले रही थी। 5 सालों में ये रूम काफ़ी तब्दील हो चुका था। वाइट और गोल्ड के इंटीरियर से सजा शानदार कमरा, जो अपने मालिक के आला ज़ौक़ का वाज़ा कर रहा था। वो बचपन से ही जानती थी सुबान के आला ज़ौक़ और पसंद को, और जानती भी कैसे ना सुबान की दीवानी जो थी। लेकिन आज सुबान की मंगनी वाले पल चेहरे पर फैले सुकून को देखते मुकद्दस का दिल कुर्सियों में टूटा था। इस शख्स के लिए किस कदर दीवानी थी कि आज तक उसने सुबान के अलावा किसी दूसरे शख्स को तसव्वुर भी नहीं किया था, और एक वो जालिम बेमहर शख्स था जो मुकद्दस की जगह किसी और को देने वाला था। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं कि मेरे हक मेरी जगह वो किसी और को भी दे सकता है? मुकद्दस ने डूबते दिल के साथ सोचा था। नज़रें बेड के ऊपर पड़े से पोर्ट्रेट में सुबान के मुस्कुराहट पर मरकूज़ थी। इतने में ही दरवाज़ा खुला और सुबान रूम में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा बंद करते सुबान ने नज़रें बेड के पास खड़ी मुकद्दस की पुश्त पर गईं, जो अपनी ख्याली दुनिया में ही गुम सुबान के दरवाज़े बंद करने पर भी मुतवज्जो नहीं हुई थी। सुबान ने अपना कोट उतारते सोफ़े पर उछाला और कफ कोहनियों से ज़रा नीचे फोल्ड करते हुए दोनों हाथ जेबों में उड़साए थे।
और मुकद्दस के करीब खड़ा हुआ। अपने आसपास मर्दाना दिलकश से क्लोन की खुशबू इनहेल करते हुए मुकद्दस होश में आई थी। पलटी ही थी कि सुबान के फौलादी सीने से टकराई। बेड पर बैठ के पीठ के बल गिरती कि सुबान ने अपना हाथ मुकद्दस के कमर पर लिपटाते हुए उसे गिरने से बचाया था। अपने हाथ की मजीद मुकद्दस के कमर पर गिरफ्त जमाते हुए सुबान ने अपने सीने में मुकद्दस को भींचा। मुकद्दस शर्म से पलकों को सजदा रेस कर गई थी। सुबान के चेहरे पर मबहूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बीवी कि तुम यूँ शर्मा जाओ, सुबान ने मुकद्दस के सुर्ख होते चेहरे को देखते कहा था। तो मुकद्दस ने बामुश्किल पलकें उठाई थी। हेज़ल ग्रीन आंखों ने नीली आंखों में देखा। वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी मर्द के इस तरह करीब खड़ी थी। मैं नहीं, आप छोड़े मुझे, अपनी मंगनी करें जाकर, यहाँ क्या करने आए हैं? मुकद्दस सुबान के सीने पर दोनों हाथों से वज़न देती हुई पहले झिझक की और फिर गुस्से से खालिस बीवी वाले अंदाज में गोया हुई थी। सुबान तो अपनी बीवी के कुछ देर पहले शर्माना और अब दोबारा शेरनी अंदाज देखकर आंखें फैला गया था। इस मंगनी के बदले तो हमारी रुखसती करवाई है बीवी। अब कौन कमबख्त इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जनवरी की ठंड में मंगेतर के दर की खाक छाने, जब मंगेतर क्या दुनिया भुलाने का नशा मेरी बाहों में है। सुबान मुकद्दस के चेहरे के नुकुश को देखते हुए दूसरे हाथ से मुकद्दस के चेहरे को अपने मज़ीद करीब करता हुआ गोया हुआ था। मुकद्दस की पलकें फिर से लर्जी थीं। आरज़ियों पर सजदा रेज़ हवाएं। इस तरह शर्माओगी जाना तो दुनिया भुला सकता हूँ, तुम्हारे सदके जान खुद को लुटा सकता हूँ, सुबान ने खुमार भरे लहजे में कहते मुकद्दस को मज़ीद खुद के करीब किया था। तो मुकद्दस को भी खुद में समेटने पर मजबूर कर दिया। मुझे शावर लेना है और अचानक रुखसती पर मेरे पास कपड़े। मुकद्दस ने झिझक से सुबान की दो मायनी बात को पूरा होने से पहले ही टोका। तो सुबान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो खूब समझ रहा था कि ये उसकी बीवी की उससे बचने की कोशिश है। अब तुम्हें मेरे पास आने की इतनी जल्दी थी, मैं क्या करूं? फ़ौरन ही रुखसती को मान गई। खैर, तुम मेरी शर्ट और ट्राउज़र पहन सकती हो बीवी। सुबह तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान इस रूम में मिल जाएगा तुम्हें। सुबान ने मुकद्दस को आग लगाते हुए फराक दिली दिखाई थी। मुकद्दस ने सुबान की बात पर उसे घूरने शुरू कर दिया। खुद ही तो कुछ देर पहले रुखसती करवाने के लिए धमकी दे रहा था और अब सारे इल्ज़ाम मुकद्दस पर डालकर एहसान कर रहा है ये शख्स। बिल्कुल पता है ये चुगल मारते हुए कितने मनहूस लग रहे हैं आप। मुकद्दस ने एक सांस खींचकर कदम ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सुबान को अपनी बीवी की ज़बान सुनते जैसे सदमा हुआ था। वो कुछ देर के लिए आनी जगह से हिल भी ना सका, लेकिन खुद को कंपोज करते हुए रुख ड्रेसिंग रूम के चौखट पर खड़ी अपनी बीवी की तरफ किया, जो अपने शौहर का सदमा रूप बड़ी फुर्सत से एंजॉय कर रही थी। कुछ देर पहले अपने शौहर को कत्ल करने के लिए गन लोड करने वाली जहन्नमी औरत से तो कम ही मनहूस लग रहा हूँ बीवी, सुबान ने इत्मीनान से कहा। तो मुकद्दस जलकर हंस गई, जिस पर सुबान तुम्हारी तो कहती उसकी तरफ कदम बढ़ाते लगा था। तो मुकद्दस उसकी देव की कैद से जाने से पहले ही ड्रेसिंग रूम का लॉक करके खिलखिला देती। सुबान भी नफ़ी में सर हिलाता दरवाजे को देखता रह गया था। मुस्तफ़ा बेमकसद ड्राइविंग करता अपने इश्तियाल को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जो किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हद्दाद पर अपने गुस्से का ये आलम था कि अपने भारी भरकम हाथ का मुक्का बनाए बार बार फ्रस्ट्रेशन में स्टीयरिंग पर मार रहा था। उसकी बहन हद्दाद की खातिर इन सब को फरामोश कर गई थी और हद्दाद ने इतरत के लिए क्या कहा था वो इस वक्त भी खामोश रहा, जब उसे कफ़ीर हवेली से दूर अकेले रहने भिजवाया जा रहा था। किस कदर नाजों से पाला था हद्दाद मुस्तफ़ा ने अपनी बहन इतरत को। माँ बाप का प्यार भाई की सूरत में निछावर किया था, और सिर्फ मुस्तफ़ा ने ही नहीं, दाऊद फैमिली के मकीनों ने भी इतरत को बहुत चाहा था। इतरत मुस्तफ़ा से 6 साल छोटी थी और बचपन से ही मासूम नाजुक सी अकेली रहने से डर जाने वाली, और सिर्फ हद्दाद जैसे शख्स के लिए 5 साल का तन्हा हिजर काट कर लौटी थी। वो भी शहीद कफ़ीर ने उसे वापस बुलाया, वरना वो तो पता नहीं कब तक ये हिजर भरी ज़िंदगी गुजारती रहती। एक दफ़ा ये शख्स उसकी बहन और अपनी बीवी से मिलने तक नहीं गया। मुस्तफ़ा साकिब दाऊद ने अपने नाना जान के कहने पर लाताल्लुक़ इख्तियार किए हुए था कफ़ीर ख़ानदान से। साकिब दाऊद का मानना था कि इतरत अब शादीशुदा है, वो अगर हमारे पास आना चाहेगी तो हम लोग कफ़ीर की हवेली में घुसकर उसे साथ ले आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती तो ये उसका फ़ैसला है और हमें अपनी बेटी के फ़ैसले की कदर करनी चाहिए। मगर मुस्तफ़ा अपनी बहन से मुकम्मल गाफिल न था। वो अपनी बहन का अकेलापन, शौहर की गफलत सब कुछ जानता था। वो कश्मीर की खूबसूरत वैली वाले 2 वे रोड पर था
इस वक्त वहाँ का मंजर काफ़ी सन्नाटा खेज था। मुस्तफ़ा ने टर्न लिया और उसकी नज़र एक जीप के पास खड़ी लड़की की तरफ गई थी, जो 4 आदमियों की नज़र से घेरे में खड़ी थी। सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में और जीप की लाइट्स पर उस अंधेरे में डूबी सर्द रात का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मुस्तफ़ा के माथे पर शिकनों का इजाफा हुआ। वो समझ चुका था वो आदमी उस लड़की को छेड़ रहे हैं और एक ये सिनफ़े नाजुक रात के 1 बजे अकेली घर से निकले, क्या मकसद था। मुस्तफ़ा को जी भरकर लड़की पर गुस्सा आया। मुस्तफ़ा की काली आंखें, जिनकी सफ़ेद लचक पर इश्तियाल से सुर्खी छाई हुई थी, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ था। मुस्तफ़ा अपनी कार को उन लोगों के साथ फासले पर लगाता हुआ दरवाज़ा खोले, अपने माथे पर बिखरे बालों को एक हाथ से पीछे करता उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था। सुनसान सड़क पर पहियों की चरचराहट इन चारों आदमियों ने, जिनमें एक जीप के पिछले रॉड पर दोनों हाथ जमाए हुए एक जीप की बोनट पर बैठा था और 2 लड़के एतराफ़ में खड़े थे, गर्दन मोड़कर गाड़ी के उतरते हुए नौजवान मर्द को देखने लगे। मुस्तफ़ा ने कोट उतारा हुआ था और अब ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस था। वाइट शर्ट उसकी बॉडी बिल्डर वजूद को ज़ाहिर कर रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते लंबे लंबे डंग भरता उन तक पहुंच रहा था। हाथ बारी बारी हरकत में थे। कफ मोड़ने के लिए वो लड़की भी पलटकर उन आदमियों की नज़रों के ताक़ुब में देखने लगी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में एकदम चमक उभरी। क्या हुआ मोहतरमा, कोई मसला? मुस्तफ़ा ने एक गलत नज़र भी उस लड़की पर डाले बिना पूछा था। अबे क्यों भाई, लगता है क्या तो इसका? लड़की के पास खड़े 2 आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ते हुए बोला था। अस्तगफुरुल्लाह। लड़की ने बाकायदा दोनों कानों को छूते हुए एहतजाज किया। मुस्तफ़ा ने लड़की की बात पर हैरत से लड़की को देखा और दूसरे पर ही नज़रें घुमाईं। वो लड़की ब्लैक मास्क से अपने होठ और नाजुक ढके ब्राउन आंखों पर ब्लैक आईलाइनर लगाए हुए मुस्तफ़ा को घेरी निगाहों से देख रही थी। वाइट पैरों को छूते गाउन में सिर्फ उसके दूधिया खूबसूरत हाथ नजर आ रहे थे। पैर भी अलबत्ता गाउन में ही छुपे थे। सर पर वाइट स्कार्फ इस तरह लपेटा था कि ब्राउन रेड बाल जो कि कमर से नीचे तक थे साफ नजर आ रहे थे। हमारा बात करना तो पसंद नहीं आ रहा था तुझे, और इस लड़के को भाई बोलने पर इस्तगफार कर रही है। दूसरा आदमी लड़की का रुख अपनी तरफ मोड़े गुस्से से कहने लगा था। लड़की ने उस आदमी का हाथ अपने बाजू को थामे देखकर उल्टे हाथ का एक थप्पड़ घुमाकर उस आदमी के मुंह पर मारा था। आदमी उस लड़की से 2 कदम दूर हुआ। तेरे बाप का क्या जा रहा है कमीने, शक्ल देख अपनी। बिलावल भी तुझसे ज़्यादा हैंडसम है, और दोबारा हाथ लगाया ना तो हाथ काट के कुत्ते को फेंक दूंगी। लड़की ने कुत्ते ही कहते ही रुख वापस मुस्तफ़ा की तरफ मोड़ा था। अलबत्ता अब मुस्तफ़ा ने बाकायदा अस्तगफुरुल्लाह अदा किया था। वो तो उस लड़की की सिनफ़े नाजुक समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सिनफ़े आहन बन गई, और ऊपर से ज़बान माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा के हिलते लबों की हरकत वो लड़की पढ़ चुकी थी। बिलावल? कौन बिलावल? बोनट पर बैठे आदमी ने अपने साथी की बेइज्जती पर गुस्से के बजाय अपना कन्फ्यूज़न दूर करना ज़रूरी समझा था। बिलावल, शेख की रिजेक्टेड महबूबा। लड़की ने उस शख्स की बात पर अफसोसन कहा था। ओह सॉरी। आदमी ने लड़की के अफसोस भरी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा था। तेरी तो कुत। मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ा शख्स अपने दोस्त को थप्पड़ पड़ने पर और दूसरे दोस्त की चुगलबाजियों पर उसे घूरते लड़की की तरफ गुस्से से काली बकते हुए बढ़ने लगा। जब मुस्तफ़ा ने अपनी तनी हुई रगों वाला मर्दाना हाथ उस आदमी के दरमियानी बाजू पर रखते उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और सीधा पंच रसीद किया। आदमी दोनों हाथ नाक पर रखे बिलबिला उठा था। अब पंच इतना ज़ोरदार था कि बोनट पर बैठा आदमी फ़ौरन अपनी जगह से उछला और लड़की के पास खड़ा थप्पड़ खाने वाला आदमी मज़ीद 2 कदम दूर हुआ। अलबत्ता पंच खाने वाले दोनों घुटने सड़क पर टिकाए हुए बुरी तरह चीख रहा था। उसका नाक से उबल कर खून जो निकल रहा था। अबे रुक तेरी तो। चुप। जीप की पिछली नशिस्त पर खड़ा आदमी अपने दोनों दोस्तों की बुज़दिली को, एक दोस्त को पड़ने वाले पंच को देखते हुए फ़ौरन जीप से कूदता मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ने लगा था। मुस्तफ़ा ने जारियत से एक नज़र देखा था इस आदमी की। मुस्तफ़ा के पास आते ही मुस्तफ़ा ने अब एक किक उसकी पेट के नीचे मेन पॉइंट पर रसीद की। इस आदमी को 2 दिन में तारे ही नज़र आ गए थे। दोनों घुटने सड़क पर रखे वो भी अभी भी साथी के साथ बैठ गया। दोनों में फ़र्क बस ये था कि एक मुंह पर हाथ रखे बिलबिला रहा था तो दूसरा अपने दोनों हाथ रखे हुए था, और आवाज़ तो बेचारे की ऐसे निकली जैसे वो गूंगा हो।
लड़की ने दाद देने वाले अंदाज में सीटी बजाई। मुस्तफ़ा फिर अपनी पोजीशन में दोनों हाथ जेबों में उड़ेसते हुए खड़ा हुआ था, जैसे वो तो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। भाई सॉरी, बोनट से उछलने वाला आदमी मुस्तफ़ा से मुआज़रत कर गया था। वो चार आदमियों को देखने में आवारा टाइप लग रहे थे। मुस्तफ़ा एक नज़र में ही देखकर उन्हें जान गया था, लेकिन खासे डरपोक भी थे। वो सिर्फ लड़की को देखते उस पर अपना जोर चलाने की कोशिश में थे। मुस्तफ़ा को देखते उनको जोश हवा हुआ। क्या सॉरी साले, तेरे चचा का बेटा है ये? हमारा बदला लेने के बजाय माफ़ी मांग रहा है तू? थप्पड़ खाने वाले शख्स गुस्से से अपने साथी से कहने लगा था। चचा का बेटा नहीं, बुलडोज़र की दुकान है, नमूने तेरे सामने हैं। मुझे नहीं नक्शा ख़राब करना अपनी शक्ल का, और जिस्म का तुझे करना है तो तू कर, मैं बैठा हूँ यहाँ। जब हो जाए भाई तो बता देना, मैं लाश उठा लूँगा। उसी आदमी ने पहले अपने साथी का ध्यान बाकी साथियों पर दिलाते मुस्तफ़ा से आखिरी जुमला कहा, जिस पर मुस्तफ़ा ने बाकायदा सर को 2 दफ़ा हिलाते उसकी बात मानने वाले अंदाज में अपनाया था, और दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाते बाजू को झटका देकर कड़ा के निकाले और गर्दन को दाएं बाएं हिलाते गर्दन को अभी अकड़ से आज़ाद किया, और फिर से तय किया कि दूसरे आदमी और ज़ख्मी के पसीने छूटे। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए लड़खड़ाते एक दूसरे पर गिरते उस देवकल के शिकंजे में आने से पहले ही जीप का रुख किया था, जिस पर बोनेट के पास खड़ा शख्स अपनी हंसी छुपाता जीप स्टार्ट करने लगा। जब मुस्तफ़ा ने जेब से फ्रंट से इन आदमियों का चाकू उठाए, पिछली नशस्त पर बैठे आदमी जिस लड़की से थप्पड़ पड़ा था उसके दाएं हाथ को थामा और चाकू सीधा उसकी हथेली के आर पार किया था। इस आदमी की सन्नाटों को चीरती हुई चीख वैली में गूंजी थी। लड़की ने फौरन दोनों कानों पर हाथ रखे क्रिस्टल ब्राउन सहमी हुई आंखें से मुस्तफ़ा के अमल को देखा। खून का फुवारा पल पल बहता उस आदमी के पैरों को भी भिगो गया था। उसके पास बैठते साथी जिसकी नाक से खून निकल रहा था, इस अमल पर बिदक कर सामने निशस्त पर बैठे सहमी निगाहों से मुस्तफ़ा को देखने लगा। आगे बैठे दोनों की निगाहें भी खौफ से फैल चुकी थीं। मुस्तफ़ा अपना काम करता हुआ वापस चाकू से आदमी के हाथ में छोड़ता हुआ पलट गया। जीप पल में वहाँ से गायब हुई थी। तुमसे कह रहा हूँ। मुस्तफ़ा उस लड़की की तरफ एक ही जुस्त में कार का दरवाज़ा दहाड़ से बंद करते हुए पहुँचकर गोया वो लड़की जो सड़क के देख रही थी नज़रें उठाए मुस्तफ़ा को देखने लगी। आपने इस आदमियों के हाथ पर चाकू? लड़की ने कहते लब भींचे थे। मुस्तफ़ा क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ की नमक देखते दूसरे ही पल नज़रें हटाए। कोई नामहरम अगर मेरे ख़ानदान की लड़की को मेरे सामने छुएगा, मैं उसके साथ ये अमल बार बार भी कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा ने कहते ही अपने कदम फिर कार की सिमत लिए थे। इस लड़की की जान हवा हुई। उसको तो लगा था मुस्तफ़ा ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उस पर मुश्किल से 2 दफ़ा ही नज़रें घुमाई थी और चेहरा भी तो छुपाया हुआ था। मगर वो कैसे भूल गई? वो चील की नज़रें रखता है। मैं भाई की मंगनी की वजह से अपसेट थी, तो बस अपने फेवरेट प्लेस पर आ गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये लोग मुझे। उस लड़की ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाया कर शर्म से सर झुकाए कहा था, मैंने तुमसे वजाहत नहीं मांगी उफ़क़ जाजिम दाऊद, और ये झूठी वजाहत उसे देना जो तुम जैसी नकली फेरीटेल की शहजादी को जानता न हो। तुम्हारी ये वाहियात ड्रेसिंग बता रही है तुम यहाँ अपनी तस्वुर में ख़ुद को रूपांजल समझते हुई खुश होने यहाँ आई थी। ये वजाहत सुबान को देना, वो शायद तुम्हारी बातों में आ जाए। मैं नाना जान और मामू को भी तुम्हारे ये लापरवाही अमल बता सकता हूँ, लेकिन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, तो मुझे वजाहत मत दो। मुस्तफ़ा ने 2 टूक बात ख़त्म करनी चाहिए थी। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो 4 आदमी अगर उस फेरीटेल की नकली शहजादी की इज्जत पामाल कर देते तो क्या होता? उस लड़की ने हवेली से निकलने से पहले एक दफ़ा भी इस बारे में न सोचा। हवेली से उस वैली का फासला काफ़ी दूर का था। उफ़क़ अक्सर अपनी फेवरेट प्लेस इस खूबसूरत वैली पर आती रहती थी, मगर दिन की रोशनी में सुबान या फराज के साथ। शाम 6 बजे के बाद जुवेरिया के अलावा किसी भी लड़की को हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त न थी, क्योंकि वो ऑफिस से कभी कभी लेट हो जाती थी, लेकिन वो भी सुबान या फराज के साथ ही होती थी। उफ़क़ की ख्वाहिश थी कि वो रात के वक्त वाइट टर्किश गाउन में इस वैली का खूबसूरती को देखे, और ये मौका उसे आज हवेली में सबको बिज़ी देखते हुए मिल चुका था। जनान एरिया में सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स ना लगे होने की वजह से वो अपने अमल में बआसानी कामयाब हो गए, जबकि अपनी चोरी पकड़े जाने पर उफ़क़ का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ। उफ़क़ ने मास्क उतारे गुस्से से मुस्तफ़ा को देखा, जो एक कार की छत पर दोनों हाथ एक दूसरे पर पेवस्त किए ठहरती हुई सर्दी में
इस खूबसूरत वाली को देख रहा था। मैं उफ़क़ अपनी वजाहत में कहने के लिए लब खोलने ही लगी थी जब मुस्तफ़ा पर उसकी बात काटी थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तहज्जुद पढ़नी है, मस्जिद पहुंचना है, 1 मिनट से पहले गाड़ी में बैठो, मुस्तफ़ा ने कड़े तेवरियों से कहा। उफ, सुर्ख निचले होठ को अपने दांतों में दबाए ढीठ बने वहीं खड़ी रही। मुस्तफ़ा 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार बंदा था। वो अपनी इबादतों में देरी का कायल हरगिज़ न था। खड़ी खड़ी फौत हो गई हो या फिर जहन्नम का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही हो, मुस्तफ़ा की बर्दाश्त से जवाब दे गई थी। वो उफ़क़ को घूरता हुआ दहाड़ा था। आपके फौत होने का इंतज़ार कर रही हूँ, आपके बिना मुझे जहन्नम में एंट्री कैसे मिल सकती है? इब्लीस ने पहला सवाल मुझसे यही करना है कि तुम मेरे बाप को साथ लेकर नहीं आई। उफ़क़ जैसे अपने अहानत के एहसास पर और बार बार मुस्तफ़ा की बात काटने पर फट पड़ी थी। मुस्तफ़ा ने आंखें सुकेड़ी उस नकली शहज़ादी को देखा था। ज़बान बंद रखो अपनी फेरी टेल की नकली शहज़ादी। मुस्तफ़ा ने उफ़क़ की बात का असर लेने बिना ही फिर से उसे आग लगाई थी। मेरे मुंह मत लगे आप शैतान के बाप। उफ़क़ ने मुस्तफ़ा को घूरते हुए कदम की कार की तरफ पैसेंजर सीट की जानिब बढ़ाए थे। तुम्हारे मुंह लग कर मुझे मुंह में तेज़ाब नहीं डलवाना। मुस्तफ़ा उस ढीठ ज़बान दराज लड़की को फिर एक नज़र घूरते हुए बड़बड़ाया था। ड्राइविंग सीट संभाल गया। वो अब इस उफ़क़ की पोटली के साथ मज़ीद बहस करके अपनी नेकियां ज़ाया नहीं करना चाहता था। कार अब दाऊद हवेली की सिमत ही बढ़ रही थी। शाहिद कफ़ीर आलम और आज़म कफ़ीर के साथ हवेली में दाखिल होते हुए उन्होंने फ़ातिमा बेगम के सारे वाक़े से आगाह किया था। फ़ातिमा बेगम का दिल दहला। मुक़द्दस के अचानक दुश्मनों के घर रुखसती पर उन्होंने इस बात को नापसंदीदगी को भी ज़ाहिर किया, मगर दादा जान के कहने पर देर थी कि मुक़द्दस को एक न एक दिन रुखसत होना ही था। फिर उस ज़िंदगी भर यही रहना था क्या कि दोनों सूरतों में से मुक़द्दस ने रुखसती चुनी, जिस पर उन्हें अपनी पोती पर नाज था। और इनकी पोती बुज़दिल नहीं जो अपनी हिफाजत खुद न कर सके, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकती थी। शाहिद कफ़ीर की बात पर फ़ातिमा बेगम ने भी सर इस बात में हिलाया। उन्हें यकीन था अपनी बेटी पर, और शाहिद कफ़ीर की भी बात दुरुस्त थी। वो कब तक यहाँ बैठ सकती थी? आखिर एक न एक दिन तो उसे जाना ही था। शाहिद कफ़ीर की बात मुकम्मल करने की देर थी जब आलम कफ़ीर ने भी फ़ातिमा बेगम से इतरत को हद्दाद के कमरे में शिफ्ट कराने का कहा। फ़ातिमा बेगम इस दफ़ा कुछ ना बोली थी, जानती जो थी कि अब मुक़द्दस भी दाऊद हवेली जा चुकी है। इतरत के साथ जो यहाँ होगा वो मुक़द्दस के साथ वहाँ भी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन था उनकी बेटी अपने साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देगी। वो इतरत की तरह मासूम नहीं, मगर आलम कफ़ीर और शाहिद कफ़ीर का मानना था वो बेकसूर बच्ची है, उसे दुश्मनी की भेंट चढ़ाकर हमें क्या मिल जाएगा तब जब वो पहले ही 5 साल का हिजर काट चुकी है। इसीलिए बेहतर है कि उसे हद्दाद के कमरे में ही शिफ्ट कर दिया जाए। अलबत्ता आज़म कफ़ीर खामोशी रहे थे पूरे मामले में। फ़ातिमा बेगम ने वजाहत की कि हद्दाद से इतरत के यहाँ आने से पहले भी पूछा गया था, उसे तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर देंगे, मगर हद्दाद ने फ़ौरन मना कर दिया था कि जहाँ मर्जी रखें मगर उसे दूर रखें, वो तेश में आकर उसकी जान ही न ले ले। जिस पर शाहिद कफ़ीर ने फ़ातिमा बेगम को झड़का कि मियाँ बीवी हैं, अकेले रहेंगे तो सारे मामला सुधर जाएंगे। तो फ़ातिमा बेगम भी इतरत के किचन में जाकर हद्दाद के रूम में अपना सामान रखने का कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात का खाना सब हवेली से निकलने से पहले ही खा चुके थे, जो कि इतरत ने अकेले बनाया था। फ़ातिमा बेगम ने किचन की सारी जिम्मेदारी इतरत के हवाले कर दी थी, खाना बनाने से लेकर बर्तन और किचन साफ़ करने तक। शाहिद कफ़ीर के टोकने पर फ़ातिमा बेगम ने कहा कि ये बहू है तो किचन तो यही देखेगी, हमारे ख़ानदान का यही रिवाज है, बाकी काम चाहे मुलाजमीन करें, किचन तो बहू ही देखती है। जो कि बात सच भी थी, मगर बर्तन और सफाई इसमें शामिल ना थे। ये फ़ातिमा बेगम इतरत से बदला लेने के लिए तंग करने वाले अमल था। शाहिद कफ़ीर अपनी बहू को देखते पोता बहू पर एक तरस भरी निगाह डाले वहाँ से निकले थे। फ़ातिमा बेगम को इतरत से नफ़रत सिर्फ हन्नान की वजह से थी। उन्हें हन्नान हद्दाद से ज़्यादा अजीज़ था। शाहिद कफ़ीर ये बात जानते थे। वो इतरत को तकलीफ़ देकर अपनी ममता पर ठंडक महसूस करती थी, जो कि ठंडक नहीं, एक मासूम के साथ की गई ज़्यादती थी। वो तो फ़ातिमा बेगम को अपनी माँ का दर्जा देती थी। खुद की माँ तो उसे 3 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी, जबकि एक सूबिया बेगम थी जिन्होंने अपनी नंद और भाई के बच्चों को की माँ जैसे प्यार दिया था। इतरत ने सोचा था उसकी खुद की माँ नहीं तो क्या हुआ, शादी तक सूबिया बेगम से प्यार लेती रहेगी और शादी के बाद फ़ातिमा बेगम से प्यार कर लिया करेगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे इतरत जल्दी जल्दी किचन साफ़ करते हुए अपना सामान दाई जान के मदद से हद्दाद के कमरे में रख चुकी थी। वो बीवी होने का पहला हक मिलते इतनी खुश थी कि खाना खाना भी भूल चुकी थी।
दोपहर से अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। दोपहर में हद्दाद के सख्त और तकलीफदेह रवैये से काफ़ी देर तक रुलाया। फिर फातिमा बेगम ने किचन संभालने का हुक्म पर वो अपने पैरों को ज़ख्मों को फिर नज़रअंदाज करती किचन में काम करती रही थी। और अब ये ख़बर जो इतरत के लिए बहुत खुशी की थी, मगर सुनते खाने का होश भी ना रहा था। अचानक हद्दाद के रूम में शिफ्ट होने का सुनते शौक की थी। उसे नहीं मालूम कि क्या वजह है, क्योंकि उसे अचानक हद्दाद के रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि अपनी खूंखार सास से सवाल कर सके। वो अभी भी पैरेट ग्रीन शलवार कमीज़ में ही मलबूस थी। सर पर अच्छे से सफ़ेद दुपट्टा टिकाया वो सादगी में भी किसी पाकिस्तान की शहजादी ही मालूम होती थी। दाई जान ने उसके दोपहर से अफसरदा चेहरे पर शादी वाले दिन किसी चमक देखते हुए इतरत के सर पर प्यार करते अपने शौहर के लिए तैयार होने का कहती वहाँ से निकली थी। उन्हें भी इतरत के खाना ना खाना याद नहीं रहा था, वरना इतरत को कुछ न कुछ लाजमी खिला देती। उन्हें ये मासूम सी गुड़िया बहुत लुभाई थी। इतरत दाईजान के कहने पर फ़ौरन अमल करती हुई अपने सामान से लाइट टी पिंक कलर की कैप्री और शर्ट निकालती हुई शावर लेने के लिए जा चुकी थी। गर्म पानी से शावर लेते वो अपने बालों को ड्रायर से सुखाते इस आलीशान कमरे का जायज़ा लेने लगी। लाइट ब्राउन और गोल्डन थीम का ये आलीशान कमरा हर सहूलत से आरास्ता था। आलीशान कमरा तो दाऊद हवेली में भी थे, मगर ये तो उसके महरम का कमरा था, और औरत के लिए तो अपने शौहर ही झोपड़ी भी महल नुमा होती है। इतरत भी इस कमरे में आते हर चीज़ को ऐसे देखने लगी जैसे पहली दफ़ा ज़िंदगी में देख रही हो। गहरी रात का मंजर था, जहां एक ब्लैक हैवी बाइक कफ़ीर हवेली से निकली कश्मीर की सुनसान सड़कों का रुख कर रही थी। ब्लैक पैंट और शर्ट पर ब्लैक ही जैकेट में एक नौजवान बाइक की स्पीड आखिरी हद तक तेज़ करता हुआ जिगजैग की शक्ल में सड़क पर डिज़ाइन बनाता हुआ अब बातें कर रहा था, हवा से बातें कर रहा था। चेहरा ब्लैक हेलमेट में कैद था, हाथों पर ब्लैक ग्लव्स और पैर ब्लैक ही जोगर्स में मुकीद थे। इतने में दाऊद हवेली से भी ग्रीन एंड ब्लैक हैवी बाइक से हवा से बातें करती हुई बाहर निकली। उसी नौजवान की तरफ सड़क पर जिगजैग बनाती उस तक पहुंच रही थी। इस बाइक की आवाज़ पर नौजवान ने गर्दन मोड़े पीछे एक नज़र देखा और फिर अपनी बाइक की स्पीड कुछ कम करते हुए शायद उसका इंतज़ार करने लगा था। इस बाइक पर नौजवान ब्लैक पैंट और शर्ट पर ग्रीन गरम जैकेट में मलबूस, ग्रीन ग्लव्स हाथों पर चढ़ाए, ब्लैक ही हमरंग हेलमेट में अपना चेहरा कैद किए, ग्रीन जोगर्स पहने पैरों में डाले हुए था। पहली बाइक के करीब हुआ तो अपनी बाइक की स्पीड कम कर गया। ब्लैक बाइक वाले नौजवान ने ग्रीन एंड ब्लैक बाइक वाले नौजवान को देखा, दाएं हाथ से थम्स अप किया तो दूसरे नौजवान ने हेलमेट का शीशा ऊपर करते हुए अपनी काली आंखों से उस नौजवान को देखते सर को खम करते हुए दोबारा शीशा नीचे किया था। फिर दोनों नौजवान ने दोबारा स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाई। सड़क पर एक दूसरे के मुतरादिफ जिगजैग बनाते हुए अपनी मंजिल का रुख किया। कफ़ीर और दाऊद हवेली से निकले ये दो नौजवान कौन थे जो एक दूसरे की दुश्मन हवेली से ताल्लुक़ रखते एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक़ का मुजाहरा कर रहे थे, जिनकी हवेली में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की आग लगी थी। वो दो नौजवान इन हवेली वालों के सगे थे या एक दूसरे के? इन नौजवानों के दरमियान दुश्मन हवेली के ताल्लुक़ रखते हुए एक दूसरे से ये क्या ताल्लुक़ था? वो दोनों बाइक सवार सन्नाटे को चीरते कश्मीर की खूबसूरत सड़कों पर बाइक की आवाज़ से शोर मचाते हुए एक मैदान में पहुंचे थे। वो मैदान बच्चों का क्रिकेट स्टेडियम मालूम होता था, जो छोटी सी चार दीवारियों के बॉर्डर से किनारा किए हुए था। उनके बाइक्स देखते मैदान के बाहर बैठे पख्तून अधेड़ उमर चौकीदार ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मैदान का गेट दाएं बाएं करते हुए खोला तो वो दोनों नौजवान हवा की रफ्तार से अंदर दाखिल हुए थे। गैरत नाम का चीज़ नहीं दोनों बगैरतों में। चौकीदार उन दोनों बाइक्स की हवा की स्पीड से खुद को बर्फ सा महसूस करता हुआ सुर्ख गालों से पठानी एसेंट में उर्दू बोला और अपनी जगह पर विराजमान हुआ था। मैदान के अंदर बाइक्स ले जाते दोनों नौजवान हेलमेट सर से उतारे बालों पर माथे के बिखरे हेलमेट को बाइक के फ्रंट पर उड़ेसते हुए एक दूसरे को देखने लगे और फिर हमेशा की तरह दोनों के दाएं हाथ हवा में बुलंद हुए एक हाई फाई करते उन्हें हाथों का सेकंड में मौका बनाते हुए एक दूसरे के मर्दाना हाथ से टकरा गए थे। वो शायद उनके मिलने का स्टाइल था। फिर इन दोनों ने कदम एक मखसूस सेंटर में पीच के सीमेंट पर आए थे। इस मैदान में ऐसी बहुत सी पीच थी, मगर वो लोग इस पीच के करीब एक मखसूस बेंच पर बैठे इस पीच को देखने लगे थे।
पिच के ऊपर लगे मैदान के बल्ब की रोशनी में अब उन दोनों के चेहरे हल्के हल्के वाज़ा हो रहे थे। तुम कब आए इस्लामाबाद से? ग्रीन जैकेट वाले ने रुख ब्लैक जैकेट वाले नौजवान की तरफ करते हुए पूछा था। जब तुम्हें मेरे आने की खबर मिली, ब्लैक जैकेट वाले ने गर्दन मोड़े हुए जवाब दिया था। मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, आप कहा करो, ग्रीन जैकेट वाले ने काली आंखों से खफगी लिए कहा था। दादाजी ना कह दूँ? ब्लैक जैकेट वाले ने नागवारी से कहा। तुम सुधर जाओ। ग्रीन जैकेट वाले ने उसकी बातें सुनते रुख वापस सीधा करते हुए लंबी सांस भींचते कहा था। मैं यहाँ आते ही क्यों तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए आया हूँ? मुझे इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स की बाहों में होना चाहिए था। ब्लैक जैकेट वाला सुनहरी आंखों में खफगी लिए बेजारियत से खड़ा होता गोया हुआ जबकि ग्रीन जैकेट वाले ने उसकी झुंझलाहट पर जैसे अपनी हंसी छुपाई थी। कफीर्स को अब बेशर्मी का ये ही तो काम करना रह गया है। ग्रीन जैकेट वाले के लहजे में साफ तंज था, जिसे सुनते हुए ब्लैक जैकेट वाले ने मुठ्ठियां बीच से जब्त किया था। बेशर्म बनना बेहतर है बुज़दिल बनने से, लेकिन ये बात दाऊद नहीं समझेंगे। खुद तो निकाह में लड़की को रखे किसी और लड़की से मंगनी रचाने को तैयार बैठे हैं और एहतजाज करने पर रुखसती मांग लेते हैं। हमें सिखाएंगे शर्म। ब्लैक जैकेट वाला इस दफ़ा अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए बेंच पर मारता चीखा था, जिसे बर वक्त ग्रीन जैकेट वाले ने अपना हाथ बेंच के आगे रखकर रोका था। याजान, खामोश हो जाओ। मैं मजबूर था, तुम्हें नहीं बता सका, मगर बर वक्त मैंने खबर आलम अंकल और मुकद्दस भाभी तक पहुंचा दी थी। और अपना गुस्सा काबू में रखो, सब ठीक हो जाएगा। ब्लैक जैकेट वाला शख्स कोई और नहीं, 22 साला याजान आजम कफीर था। कफीर ख़ानदान का सबसे छोटा शहजादा, सुनहरी आँखों वाला, सफ़ेद कश्मीरियों जैसी रंगत का मालिक, 6 फुट से निकलता कद, जिम करते एक बॉडी बिल्डर सा वजूद रखने वाला, मगरूर नैनकुश वाला कफीर हवेली का आखिरी शहजादा। कैसे ठीक हो जाऊंगा? कैसे? याजान ने कहते ही उसके मुंह पर पंच रसीद किया। याजान का बदला था गुस्सा उतारने से रोकने के लिए। इस आफत के लिए दूसरा नौजवान हरगिज़ तैयार न था, वरना उस अपने शागिर्द से तो कभी न पिटता। 5 साल से हम बिखरे हुए हैं। मेरा बड़ा भाई जेल में है, फराज शाज़म दाऊद। ग्रीन और ब्लैक जैकेट वाला फराज शाज़म दाऊद था, जो एक फाइटर ट्रेनर और बेहतरीन बाइक राइडर था। वो भी दाऊद ख़ानदान के मर्दों में सबसे छोटा शहजादा था। सियाह आँखों वाला, निस्फ़े सेकंड में निशाना बांधने वाला, मगरूराना नैन नक्श की वजीहा मर्द, 6 फुट 2 इंच के कद का मालिक, वजाहत का शाहकार, याजान आज़म कफीर का बचपन का जिगरी दोस्त। याजान के कहते ही फिर फराज पर हमला करना चाहा था। अपने बहन भाइयों के लिए पागल हो तो याजान हमेशा ऐसे ही करता था, जबकि फराज उसके झुंझलाहट और गुस्सा बामुश्किल जब्त करते उसके वार को नाकाम कर गया था। हद्दाद भाई 5 साल से हंसना मुस्कुराना भूल चुके हैं। मैं मुकद्दस आपी के अचानक रुखसती पर इशराक आपी, वो तो अपाहिज, हम पल पल मर रहे हैं। अगर मुस्कुराता हूँ तो मेरे अंदर कोई गम देखे, वो नासूर देखे जो मुझे अपनों की जिंदा लाश बने देखकर रोज़ मिलते हैं। और तुम कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा? कैसे होगा बताओ मुझे। याजान ने फराज को धक्का देते हुए खुद से दूर धकेला था और एक पैर हवा में बुलंद करता हुआ दूसरा पैर फराज के मुंह पर किक मारने लगा था। जब फराज ने पैर उसका वार नाकाम किया, फराज के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। अगर तकलीफ़ में कफ़ीर हैं तो खुशियों के नगाड़े तो हमने भी नहीं बजाए हैं। सुबान भाई अपनी मनकूहा से दिल पर पत्थर रखे दूर रहे। उन्हें कितनी मोहब्बत है भाभी से, इस बात का मैं अकेला गवाह नहीं हूँ। फराज ने कहते ही अब याजान की टांगें ज़मीन पर देकर मारते याजान का मुंह पर पंच रसीद किया था। ज्वेरिया आपी के किरदार को आज भी लोग सवालिया निशान बनाए हुए हैं। हम भाइयों पर क्या बीतती है तुम समझ सकते हो? नहीं, क्योंकि वो कीचड़ हमारी बहन पर उछली है, इज्जत पर दाग हमारी बहन के लगा है। फराज ने कहते ही नसीब सेकंड में से भी कम वक्त में याजान को सीधा करते याजान के मुंह पर दूसरा पंच रसीद किया। याजान ज़मीन पर मुंह के बल गिरने वाला था, मगर अपने दोनों हाथों को बर वक्त ज़मीन पर टिकाते सुनहरी आंखों में नागवारी लिए वापस एक ही जिस्त में सीधा खड़ा हुआ। और फराज पहले किसी को छेड़ता नहीं था। ये बात फराज के लिए मशहूर थी, मगर आज जब कोई उसे छेड़ दे तो फिर फराज को भिड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। इतरत उसका शौहर गाफिल है 5 साल से, और हमारी बहन हिजर काटे तुम्हारी हवेली लौटी है। इशराक भाभी यासिर भाई की बीवी हैं। इशराक भाभी के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा था। मुस्तफ़ा भाई इतरत को हमेशा याद करते रहते हैं, कभी कहते नहीं, पर अपनी इकलौती बहन की परछाई तक को देखने के लिए तरस गए हैं।
बस उफक, कंदील और मैं ही जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ अब तक, मगर हम भी तुम्हारी तरफ अपनों की तकलीफ में सुलग रहे हैं मेरे यार। फराज ने तहम्मुल से काम लेते हुए याजान के कंधों पर हाथ रखते कहा था। फराज बातों में याजान ने लब भींचे, लेकिन वो फिर अपना हाथ उठाने से बाज ना आया था। उसने दूसरे पंच का बदला लेते फराज के मुंह पर फिर पंच रसीद करना चाहा, मगर फराज तैयार था। उसने याजान के पंच को नाकाम बना दिया। उस्ताद से सीखा, उस पर नहीं आजमाते। अब ये अपना मुंह दुरुस्त कर कमीने। फराज ने याजान के हाथ को झटका देते हुए फराज के याजान से दोस्ती ख़त्म ना करते अपने ख़ानदान से अपनी दोस्ती छुपाए। याजान को फाइटिंग ट्रेनिंग दी थी तो याजान ने भी अपने ख़ानदान से दोस्ती छुपाई, फराज से ट्रेनिंग ली थी। इनकी दोस्ती बचपन से ही मिसाली थी और अब 5 सालों से दुश्मनी के बाद इस मैदान में जहां कफीर और दाऊद ख़ानदान के लड़के क्रिकेट खेलने में बचपन से जवानी तक दूर आते रहे थे, वहां मिलने लगे थे। इस पीच से इनकी बहुत सी यादें मुंसलिक थी, तो हमेशा भी आकर मिलते थे। वो ज़ाहिर अपने ख़ानदानों के सामने एक दूसरे से नफ़रत का इजहार किया करते थे, मगर वो जानते थे कि 5 साल पहले जो हुआ इसमें उनके ख़ानदानों का कोई कसूर नहीं था, तो उस शख्स का था जो ऐसे हालात पैदा कर गया था। दोस्ती दुश्मनी में बदल गया और उन दोनों को इसी शख्स की पता लगवाना था। याजान के मोबाइल की रिंगटोन बजी। याजान ने पैंट से मोबाइल निकालते हुए सामने लहराया था। फराज ने एक नज़र याजान को देखते सर झटका। यस बेबी। याजान ने कॉल कान से लगाते हुए फराज को एक आंख विंगी थी, मतलब साफ था कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। फराज ने बेजारियत से आंखें घुमाई। एक भाई को दुनिया फरिश्ता कहती थी, हन्नान, तो दूसरे को विलन, हद्दाद, जिन्हें लड़कियों दूर से देखते ही आंखें सेकती थीं, मगर उनके करीब आने को किसी भी लड़की की हिम्मत न थी। एक की नेकबख्ती की वजह से और दूसरे के गुस्से की वजह से, मगर एक ये था याजान आजम कफ़ीर के हमेशा लड़कियों में घिरा रहने वाला, ऐश व अशरत का बासी। फराज ने दिल में सोचा था, ओके कल मिलता हूँ मैं तुमसे। याजान ने कहते ही कॉल कट कर दी थी। शायद दूसरी तरफ कोई सिनफ़े नाजुक उससे मिलने को बेताब थी। ये कौन है अब? फराज ने अब आईब्रो रेस करते हुए दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए थे। मेरी गर्लफ्रेंड यार, और कौन? याजान ने कहते कंदिश खाए थे। 15 दिन पहले तो शीज़ा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब ये मिशाल। फराज को जैसे याजान का कॉल अंदाज़ा पसंद नहीं आया था। शीज़ा अपनी एंगेजमेंट में बिजी थी और ये मिशाल कब से बेचारी वेटिंग लिस्ट में थी, तो मैंने सोचा इसे ही मौका दे दूं। लड़की की खुशी अपने इर्द गिर्द मुझे ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है, और कौन कमबख्त भरी जवानी में मरना चाहेगा? याजान ने तफसील देते हुए अपनी कमज़ोरी बताई। फराज ने उस कमीने को देखकर रह गया था। सही कहते थे आज़म अंकल, इसके दिमाग से शैतान भी पना मांगे। अपनी गर्लफ्रेंड की मंगनी का दुख मनाने के बजाय उसकी जगह किसी और को सेट कर गया। 100 कमीने मरे होंगे तो तू एक पैदा हुआ होगा। फराज के दिमाग में याजान दोनों ने फतवा दिया था, दिमाग और ज़बान दोनों ने फतवा दिया था। बस यार, सिर्फ 100। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मी। याजान ने खुद पर ही अफसोस किया था। तुझे मोहब्बत नहीं होती क्या इनसे? फराज ने सवाल किया था। किसने कहा? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है और उस जज्बे से तेरा भाई हमेशा भरमार रहता है। याजान ने फराज के गले में बाजू डाले उसे समझाया था, हमें इस दुनिया में मोहब्बत करने के लिए ही तो भेजा गया है, तो बस मोहब्बत करो और मोहब्बत ही करो। याजान ने आह भरते हुए दूसरे हाथ से मिशाल की तस्वीर अपने सामने लहराते कहा था, बेटा मोहब्बत का अंजाम कभी कभी पॉजिटिव भी निकलता है। फराज ने शरारत से कहा, जिसे समझते याजान ने फराज के गले से हाथ खींचा था। अस्तगफुरुल्लाह, मुझे शहीद नहीं होना। ऑल फॉल मत बक, क्या पता तेरी काली ज़बान सच हो जाए। याजान ने दोनों कानों को हाथ लगाए हुए बाकायदा कहा था, तो फिर मेरी दुआ है तुझे जल्द मोहब्बत हो जाए ताकि तू इधर उधर मुंह मारने से बाज आ जाए। फराज ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ दी थी। बेटा तू मोहब्बत की नहीं शादी की दुआ दे रहा है, और बहुत खतरनाक दे रहा है। इस बात में तेरा कत्ल भी कर सकता हूँ मैं। याजान ने फराज को धमकाया था। बच्चों का खेल नहीं है फराज, शाज़म दाऊद को मारना। फराज ने गर्दन अकड़ाकर कहा था, बच्चा? मुझे बच्चा कहा तूने? कमीने, अगर लड़की होता ना तो तेरी गोद में बच्चा दे देता है। याजान ने सुर्ख नाक से नागवारी से कहा था, मैं अगर लड़की होता तो तू मेरी चॉइस इतनी भी ख़राब नहीं होती। फराज ने भी कंधे उचकाए हुए फिर याजान को आग लगाई थी। तू जलता है मुझसे, तुझे कोई लड़की घास नहीं डालती ना? याजान फराज को मुस्कुराते हुए देखकर बोला था, तेरी सोच है। फराज एकदम मुस्कुराया। आंखों के सामने एक लड़की का हौला लहराया था। फराज की मुस्कुराहट को याजान ने मशकूक निगाहों से देखा था। कौन है वो? याजान मुद्दे पर आया था, जबकि फराज अब की दफ़ा गड़बड़ाया था। कौन? फराज ने संभलते हुए पूछा था। वही जिसे सोचते तेरे कमीने चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। याजान ने कहा था,
तेरी नज़रें ही ख़राब हैं। फराज ने नागवारी से सजाए याजान को छेड़ा था। माड़ा, तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया तो निकलो इधर से। चौकीदार ने बेजारियत से उनसे दोनों को देखते हुए गेट के पास से आवाज़ लगाई थी। चौकीदार उन दोनों से हमेशा बेजार रहता था। रात को उन्हें इसी वक्त यहाँ देखते मशकूक निगाहों से घूरता रहता था, क्योंकि याजान और फराज के चिपकने के अंदाज से उसे उनसे दोनों के मुतालिक मशकूक ही लगते थे, जिस पर काफ़ी दफ़ा फराज ने गलत फहमी भी दूर करनी चाहिए, मगर वो चौकीदार तो कुछ सुनने और रजामंद ही नहीं था। तो उन दोनों ने भी उसके शक को भाड़ में डालते हुए मज़ीद घेरा किया था। चौकीदार 3 साल पहले तब्दील हुआ था, वरना पहले वाले चौकीदार अंकल तो याजान और फराज पर जान छिड़कते थे। इसीलिए वो उस नए चौकीदार को भी ताकीद करके गए थे कि इन दोनों के लिए हमेशा मैदान का गेट खोलने की, मगर वो इस चौकीदार की नज़र में बदनाम थे तो क्यों ना अच्छे से होते। अलबत्ता चौकीदार ने अब तक उनके चेहरा मुकम्मल नहीं देखा था, वरना अगर उसे पता होता कि ये दाऊद और कफ़ीर ख़ानदान के सपूत हैं तो फिर तो उसकी ज़ुबान ही सिर जानी थी। इन खानदानों के रोब और दबदबे से भला कौन ना वाकिफ़ था। यहाँ इसे और इन दोनों ने भी अपनी शनाख्त को छुपाना ही मुनासिब समझा था। फराज और याजान के चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट बिखरी। वो दोनों फ़ौरन बाइक की तरफ जाते अपनी अपनी बाइक पर सवार चौकीदार के करीब आकर बाइक रोककर दोनों फिर हेलमेट के शीशे बिछा गए थे। डार्लिंग, बाकी रोमांस परसों करेंगे। याजान ने पास बाइक पर बैठे फराज के हाथ को अपने हाथों में लेते दूसरे हाथ से फराज के हाथ पर डिज़ाइन बनाते कहा था। ओके जाने मन। फराज ने याजान के हाथ को झटका देते हुए उसकी उंगलियों को लबों से लगाते कहा। चौकीदार का पठान चेहरा शर्म से लाल हुआ, जिसे देखते ही याजान और फराज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। तुम बगैर तो निकलो यहाँ से। चौकीदार को शर्म और गुस्से से उनकी बेगैरती पर गर्जा था। डार्लिंग, ये बुड्ढा हम पर क्यों चीख रहा है और रात को खुद इसे चुड़ैल के साथ रोमांस करता होगा। याजान ने चौकीदार को नागवारी से देखते फराज के होठों पर उंगलियों की पाउट बनाते वहां उंगलियां अपने लबों से लगाते कहा था, जिस पर चौकीदार आसमान की तरफ देखता दोनों को कानों के हाथ लगाए लाहौल पड़ने लगा। मगर याजान की नज़रें अपने पीछे चुड़ैल लफ्ज़ पर महसूस करते चौकीदार ने थूक निकला, चुड़ैल? कहाँ चुड़ैल? और खबीज, तुम हमको बुड्ढा कहता है? हमारी उम्र अभी 40 साल होती है। चौकीदार बज़ाहिर खुद को मजबूत रखते हुए खुद के लिए बुड्ढा लफ्ज़ सुनते एहतजाज कर बोला था। बुड्ढे को बुड्ढा ही कहेंगे ना, शकीरा तो नहीं कहेंगे ना, है ना डार्लिंग? याजान ने चौकीदार को देखते हुए फराज पर नजर जमाई थी, अपनी बात की तायद पर चाहिए, जिस पर फराज ने गर्दन हिलाते तायद की थी। बिल्कुल जाने मन। और ये चुड़ैल जो आपके पीछे खड़ी है, लेकिन ये चुड़ैल तो नहीं लगती, कितनी खूबसूरत है ना? फराज ने चौकीदार के पीछे देखते हुए जवाब दिया था। चौकीदार के पसीने छूटे थे। तुमने मेरे होते इस चुड़ैल को खूबसूरत कहा डार्लिंग? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। याजान ने अपना कहा फराज के सीने से हटाते अपना हाथ फराज के सीने से हटाते हुए मुंह बनाए अदा से कहा था। चौकीदार अपने पीछे चुड़ैल और आगे इन नाम के मर्दों की बगैरती देखते हुए ना समझ ना पाया वो गुस्सा करे या रोए, जबकि चौकीदार के पसीने छूटते देख याजान और फराज ने अपनी हंसी छुपाई थी। अरे मेरी जाने मन, नाराज़ क्यों होती हो? वो तो बस ऐसे ही तारीफ कर रहा था, तुमसे तो खूबसूरत थोड़ी ना है वो। फराज ने बाइक कुछ आगे करते हुए याजान के सीने पर हाथ फेरते मसलते हुए कहा था। याजान ने फराज की बात और हरकत पर अपना कहा मुश्किल से जब्त किया, जबकि चौकीदार ने इन बगैरतों की बगैरती देखने के बजाय अब पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी समझा। आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ी चौकीदार ने अपने पीछे किसी को ना पाते एक पुरसुकून सांस भरते वापस इस ठरकी सिर्फ इंसान की तरफ मर्दों को देखा था, सिर्फ नाम के मर्द को ही देखा था। तुम खबीस, हमको डराता है, हम तो जिंदा नहीं छोड़ेगा और हम डरता नहीं किसी चुड़ैल से। चौकीदार दहाड़ा था, अपनी लंबी कंधे की गन ढूंढते हुए गोया हुआ, जबकि फराज और याजान ने इस डरपोक चौकीदार को देखते हुए एक साथ दोनों के आईब्रो रेज की, जैसे कह रहा हो सीरियसली? चलो फिर हम तुम्हें अब फुर्सत से डराते हैं। चौकीदार को अगर मालूम होता ये लोग अब उसके साथ क्या करने वाले हैं तो वो बेचारा ये ना डरने का झूठ कभी ना बोलता। बेचारा चौकीदार। आपके पीछे है चुड़ैल, बुड्ढे अंकल, और आपको ही देख रही है, क्या आपको नज़र नहीं आ रही? चौकीदार ने अभी कुर्सी के करीब गन को थामने के लिए बढ़ाया ही था जब याजान ने चेहरे पर हैरत सजाए हुए कहा था। याजान की हैरत में डूबी आवाज़ सुनते ही चौकीदार एकदम सीधा हुआ था। कहाँ? कहीं भी तो नहीं है। ये रहीना लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल खोले खड़ी है, कैसी अप्सरा की तरह। फराज ने चौकीदार के पीछे नजरें मरकूज किए नादानियों की तरह
नदीदों की तरह देखते कहा था। चौकीदार ने फिर तूक निकला था। वो अप्सरा तुम्हें नहीं डार्लिंग, बुढ़े अंकल को ही देख रही है। इसे बुढ़े अंकल पसंद हैं। देखो सफ़ेद लंबे लंबे दांत और बकरे के खून से रंगे होठों के पर कैसे कुत्ते की कलेजी जैसी जबान फिर रही है। होप यू विल लाइक दिस नॉवेल। और कौन सा हीरो हीरोइन का पेयर आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और आप बताएं मुझे आगे रीड करना चाहिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा, मतलब लाइक कमेंट और शेयर अच्छे हुए, तो मैं आगे रीड करने का सोच सकती हूँ। इसीलिए कमेंट लाजमी करना, और अगर नॉवेल अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं किसी और नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।